सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे आज अपना पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से अपन शुरुआत करते हैं। आहार नाल का विस्तार होता है रसिका से लेकर के बृहदांत्र तक, मुख गुहा से आमाशय तक, मुख गुहा से गुदा द्वार तक या मुख गुहा से शुद्रांत्र तक। सबसे पहले तो आपको ये जानना कि आहार नाल होती क्या है। तो ये जो अपनी आहार नाल है साथियों, आहार नाल का मतलब होता है हमारे भोजन के पाचन के लिए शरीर के जो जो अंग होते हैं उन सारे अंगों को मिलाकर के आहार नाल बोला जाता है। जैसे इस डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे होंगे, आहार नाल की शुरुआत होती है आपके मुख गुहा से। सबसे पहले ये आपको मुख गुहा दिख रही है। मुख गुहा के अंदर तीन चीजें होती है, एक आपकी जीभ होती है, एक दांत होता है और एक लार ग्रंथियां होती है। मुख गुहा के बाद में ये आपकी ग्रसनी आती है, ग्रसनी के बाद में आपकी ग्रास नली, ग्रास नली के बाद में आमाशय, आमाशय के बाद में छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर ये आपका गुदा द्वार। तो मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक का ये जो पूरा का पूरा भाग है पाचन तंत्र का, ये आहार नाल कहलाता है। सवाल का आंसर अपन करने को आए तो सबसे पहले देखते हैं, ग्रसिका से बृहदांत्र तक बोल रहा है तो आहार नाल की शुरुआत मैंने आपको बताया कहां से होती है, मुख गुहा से होती है, तो ये वाला तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। दूसरा कह रहा है मुख गुहा से आमाशय तक, अब ये आमाशय पे ले जाकर के आहार नाल को खत्म कर दे रहा है, जबकि आहार नाल कहां तक है, गुदा द्वार तक है। इसका मतलब मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक आहार नाल का विस्तार होता है। ये पूरी की पूरी आहार नाल होती है और इस आहार नाल में किस किस जगह पर कौन कौन सी चीज क्या क्या काम करती है इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। सबसे पहली बात, ऊपर ही ऊपर जो आपको मुख गुहा दिख रही है साथियों, सबसे ऊपर जो अपना पाचन तंत्र होता है उसकी शुरुआत होती है मुख गुहा से। और ये जो आपकी मुख गुहा होती है, इस मुख गुहा के अंदर तीन महत्वपूर्ण चीजें होती है। कौन कौन सी तीन महत्वपूर्ण चीजें होती है इसके अंदर, तो सबसे पहली होती है आपकी जीभ। जीभ क्या काम करती है, जीभ एक आपके एक तरीके का एक मांसल झिल्ली होती है जो कि आपके भोजन को मुंह के अंदर घुमाने का काम करती है और जीभ से कुछ लार भी स्त्रावित होती है। दूसरा होते हैं आपके दांत और तीसरी होती है आपकी लार ग्रंथियां। ये जो लार ग्रंथियां हैं, ये लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, एग्जामिनर अगर आपसे ये भी पूछ ले तो ये लार ग्रंथियां भी दो प्रकार की होती है, जिसमें एक बड़ी लार ग्रंथियां होती है, एक छोटी लार ग्रंथियां होती है। एक प्रकार की लार ग्रंथियां तो भोजन को जो है वो लचीला बनाने का काम करती है, जबकि दूसरे प्रकार की लार ग्रंथियां भोजन को पचाने का काम करती है। उन लार ग्रंथियों के द्वारा टाइलिन नाम का एंजाइम रिलीज किया जाता है और उस टाइलिन एंजाइम से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। एग्जामिनर अगर आपसे ये पूछ ले कि भोजन का पाचन सबसे पहले कहां पर प्रारंभ हो जाता है, तो हर कोई सोचेगा कि आमाशय में जाएगा भोजन तभी तो पाचन शुरू होगा, जबकि भोजन का पाचन हमारी मुख गुहा में शुरू हो जाता है। हमें क्यों कहा जाता है कि भोजन को चबा चबा करके खाओ, वो इसलिए कहा जाता है कि भोजन को जब हम चबाने के लिए ज्यादा देर मुंह में रखते हैं, एक बात तो भोजन छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है ज्यादा चबाने से, जिस वजह से अंदर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ज्यादा जोर नहीं पड़ता है, आसानी से भोजन डाइजेस्ट हो जाता है, खाना डाइजेस्ट हो जाता है। दूसरी चीज, जब मुंह के अंदर अपन भोजन चबा रहे होते हैं तो मुंह की लार ग्रंथियां उस भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना शुरू कर देती है। तो हमारे भोजन का पाचन अच्छे तरीके से हो और हम स्वस्थ रहें उसके लिए जरूरी है भोजन को चबा चबा करके खाना चाहिए अच्छे तरीके से। तो ये आपकी जो मुख गुहा होती है, इस मुख गुहा में कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से तीन पार्ट होते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया, एक आपकी जीभ होती है, एक दांत होता है और एक लार ग्रंथि होती है। मुख गुहा के बाद में बात आती है साथियों ग्रसनी की। देखो ये जो अपना पोर्शन है ना, जैसे मुख गुहा तो ये वाला ऊपर वाला पोर्शन हो गया, यहां से लेकर के यहां तक का जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन कहलाता है ग्रसनी, जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में फिरेंक्स। ये जो ग्रसनी होती है ये कॉमन मार्ग होता है श्वास का और भोजन का। ग्रसनी के बाद में यहां से ग्रसनी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक तरफ श्वास नली, दूसरी तरफ आपकी ग्रास नली। देखो इधर आओ, मैं आपको थोड़ा सा एक बार समझा देता हूं। ये जो मुख गुहा है, सबसे पहले अपन किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम पाचन तंत्र के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंग कौन कौन से, सबसे पहला अंग आ गया आपके मुख गुहा जिसके तीन पार्ट हो गए। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आती है आपकी ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी को इंग्लिश में बोलते हैं फिरेंक्स। क्या बोलते हैं, फिरेंक्स। ग्रसनी के बाद में आती है आपकी ग्रास नली, और ग्रास नली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रास नली भी कह सकते हो इसको आप, या फिर इसको ग्रसिका भी कह सकते हो। ग्रास नली और ग्रसिका दोनों इसके ही नाम है। इस ग्रास नली या ग्रसिका को इंग्लिश में अपन बोलते हैं साथियों इसोफेगस। क्या बोलते हैं, इसोफेगस। कई बार एग्जामिनर जो है आपको इस प्रकार से इंग्लिश में लिख के देगा, इंग्लिश में नहीं इंग्लिश में, इंग्लिश का मतलब इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में लिख करके दे देगा वो इस प्रकार से इसोफेगस। तो इसोफेगस होती है आपकी ग्रास नली। अब यहां पर समझना, ये जो आपकी मुख गुहा है, ये मुख गुहा जुड़ती है ग्रास नली से, ग्रसनी से, और ये जो ग्रसनी होती है ये कॉमन मार्ग होती है श्वसन और पाचन का। यहाँ पर एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है निम्न में से पाचन तंत्र का भाग नहीं है,
उसके अंदर आपको ग्रसनी भी दिया हुआ रहता है, तो आप ग्रसनी को चूज कर लेते हो। आप सोचते हो ग्रसनी तो श्वसन तंत्र का भाग है, जबकि ग्रसनी श्वसन तंत्र का भी भाग है और पाचन तंत्र का भी भाग है, ये बात ध्यान रखना है। ग्रसनी आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, यहां तक ग्रसनी होती है, ये ग्रसनी आगे जाकर के एक तरफ तो श्वास नली बना लेती है और दूसरी तरफ आपकी ग्रास नली चली जाती है। जो ग्रास नली है ये केवल और केवल भोजन का मार्ग है, इसमें श्वास नहीं जाता है, और जो श्वास नली है वो केवल और केवल श्वसन का मार्ग है, उसमें भोजन नहीं जाता है। अच्छा, आप कहोगे गुरुजी ये कैसे डिसाइड होता है? तो ये जो आपकी ग्रसनी होती है साथियों, इस ग्रसनी के अंदर यहां पर एक चीज लगी होती है जिसको आप बोलते हो एपिग्लोटिस। क्या बोलते हो? एपिग्लोटिस। यहां पर मैं लिख देता हूं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। और ये जो एपिग्लोटिस होता है साथियों, इसको हिंदी में बोलते हैं कंठ छद। क्या बोलते हैं? कंठ छद। ये जो कंठ छद होता है ये क्या करता है? श्वास नली को और ग्रास नली को सेपरेट करने का काम करता है, क्योंकि अगर एक ही दरवाजा है घर में जाने का, मान लो ये एक ही दरवाजा है और ये एक दरवाजा आगे जाकर के दो चीजों के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो अभी इस एक चीज में आ रही है जो चीज इधर जाएगी या इधर जाएगी। तो जब आपके भोजन आ रहा होता है ना, तो जैसे मान लो भोजन आ रहा है और ये आपकी ग्रास नली हो गई, तो ये जो कंठ छद होता है ना, ये क्या करता है? ये यहाँ पर रोक लेता है, यहाँ पर दबाव लगा देता है श्वास नली पर, जिसकी वजह से भोजन श्वास नली में नहीं जाकर के ग्रास नली के अंदर चला जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि भोजन करते टाइम अगर आप बात कर रहे हो तो आपको खांसी आने लग जाती है। वो खांसी क्यों आती है? भोजन करते टाइम बात करने से, क्योंकि जब हम भोजन करते टाइम बात करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, तो ये कंठ छद बेचारा कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूज होकर के ग्रास नली को बंद कर देता है, जैसे भोजन के कुछ पार्टिकल अपने श्वास नली में चले जाते हैं, और जैसे ही वो श्वास नली में जाते हैं, फेफड़ों के अंदर हवा भरी हुई होती है, वो खांसी चलती है और वो हवा के माध्यम से वो भोजन के जो कुछ पार्टिकल श्वास नली में गए वो बाहर फेंके जाते हैं। श्वास नली भोजन को ग्रहण करने के लिए नहीं है, केवल और केवल वायु को ग्रहण करने के लिए है। तो जो एपिग्लोटिस होता है ये श्वास नली को और ग्रास नली को अलग करने का काम करता है, ये ध्यान रखना है। हिंदी में इसको कंठ छद बोला जाता है। आप कहोगे गुरुजी फिर स्वर यंत्र क्या होता है? ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये इसको बोला जाता है स्वर यंत्र। तो ये स्वर यंत्र जो है ये अलग चीज है। कई लोग क्या बोलते हैं कि जो स्वर यंत्र है वो स्वर यंत्र ही आपका एपिग्लोटिस है, ये गलत चीज है, कंफ्यूजन दूर कर लेना। स्वर यंत्र इसलिए है हमारे गले के अंदर ताकि वहां से स्वर उत्पन्न हो सके, आवाज उत्पन्न हो सके। ये जो स्वर यंत्र है ये आवाज उत्पन्न करने का काम करता है, जबकि ये जो कंठ छद होता है जिसको मारवाड़ी भाषा में आप कागलिया बोलते हो। क्या बोलते हो? कागलिया। आप मुंह को खोल करके देखोगे एक छोटा सा टिश्यू लटकता हुआ दिखेगा मुंह के अंदर आपको, उसको बोलते हैं अपन एपिग्लोटिस, जो कि श्वास नली को और इसको अलग करने का काम करता है। अब देखो आगे ये ग्रास नली हो गई, ग्रास नली को इसोफेगस बोल दिया। ये ग्रास नली आकर के किससे जुड़ रही है? आगे आमाशय से जुड़ रही है। तो ग्रास नली के बाद में जो है आपके किसकी बारी आएगी? पाचन तंत्र के अंदर आमाशय की बारी आएगी। और इस आमाशय के साथ में दो चीजें और जुड़ी होती है साथियों। ये जो आमाशय होता है आगे अपन डिटेल में डिस्कस भी करेंगे कि आमाशय के अंदर किसका पाचन होता है, छोटी आंत में किसका पाचन होता है, यकृत से जो रस निकलता है उससे किसका पाचन होता है। प्रश्नों के माध्यम से एक एक चीज डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको केवल और केवल पाचन तंत्र के भाग कौन कौन से होते हैं वो बता रहा हूं। आमाशय हो गया पाचन तंत्र का भाग, उसके बाद में यकृत जो है आपका ये भी पाचन तंत्र का भाग है, क्योंकि ये आमाशय के अंदर क्या मिलाता है? यकृत। यहां पर लिख दे रहा हूं यकृत। ये यकृत साथियों क्या करता है? पित्त रस का निर्माण करता है। यकृत जिसको आप लीवर बोलते हो, ये बाइल जूस का निर्माण करता है। बाइल जूस का मतलब पित्त रस। और ये जो पित्त रस है यकृत बनाता है, बना करके उसको पित्ताशय के अंदर स्टोर कर लेता है। यहाँ पर यकृत के अंदर, जैसे ये आपका यकृत है, इस यकृत के अंदर छोटी सी ये चीज दिख रही होगी आपको, जिसको इसने नाम दे रखा पित्ताशय। पित्ताशय जिसको इंग्लिश में गोल ब्लैडर बोलते हैं। इस पित्ताशय के अंदर जो है आपका यकृत जो भी रस बनाएगा, पित्त रस बनाएगा, उसको इसमें स्टोर कर देगा और फिर इस पित्त नली के माध्यम से आमाशय में मिला देगा। यानी कि भोजन सबसे पहले मुख गुहा से ग्रास नली के द्वारा आमाशय में आएगा। आमाशय को जो काम करना है, आमाशय भोजन के साथ वो काम खत्म करके भोजन को जब आगे भेज रहा होगा, तो उस आगे भेजते टाइम ये पित्त रस जो है इस भोजन के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद में ये पित्त रस जैसे ही आगे आएगा, यहाँ पर छोटी सी एक ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? यहाँ पर नाम दिख रहा होगा आपको, अग्नाशय ग्रंथि। ये अग्नाशय ग्रंथि भी अपना अग्नाशय रस मिलाती है और उस अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस बोला जाता है, क्योंकि उस रस के अंदर हर प्रकार का एंजाइम होता है जो भोजन में उपस्थित प्रत्येक अवयव का पाचन करता है। याद रखोगे, अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। अब यहां पर भोजन आ गया, अग्नाशय ग्रंथि ने अपना रस मिला दिया, उसने भोजन का पाचन कर दिया, फिर भोजन जाता है छोटी आंत के अंदर। ये जो बहुत सारी आपको मारवाड़ी में बोलूं तो बड़ खाई हुई जो चीजें दिख रही है ना, ये सारी की सारी क्या है? ये छोटी आंत है। और आहार नाल का सबसे बड़ा अंग अगर कोई है तो वो आपकी छोटी आंत है। लगभग 7.5 मीटर यानी कि 22 या 24 फीट लंबी होती है आपकी कौन सी? छोटी आंत, जिसको आप शुद्रांत्र बोलते हो। ये दिख रहा है ना शुद्रांत्र, ये देखो शुद्रांत्र की शुरुआत यहां से हो जाती है। आमाशय के
बाद में छोटी आंत की शुरुआत हो जाती है, और छोटी आंत की जब शुरुआत होती है तो फिर ये अग्नाशय छोटी आंत के अंदर रस को मिलाता है, छोटी आंत से भोजन क्या फिर बड़ी आंत के अंदर आता है, और बड़ी आंत के द्वारा फिर गुदा द्वार के माध्यम से बाहर त्याग दिया जाता है। आपको अगर बोले कि पचे हुए भोजन को स्टोर करने का काम कौन करता है, तो ये जो आपकी बड़ी आंत होती है, साथ ही इस बड़ी आंत के अंदर यहाँ पर पचा हुआ भोजन स्टोर होता है, और सुबह सुबह उठ करके जब आप पानी पीते हो तो वो पानी आंत के माध्यम से यहाँ तक पहुंचता है, और उस पानी की वजह से प्रेशर बनता है, और फिर जो है आप फ्रेश होने के लिए जाते हो। अब यहाँ पर एक चीज और दिख रही होगी आपको, परिशेषिका। ये जो परिशेषिका होती है साथियों, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। इसका शरीर में हालांकि कोई काम नहीं होता है, इसको अगर आप शरीर से निकाल भी दोगे तो भी ये कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इस परिशेषिका के अंदर क्या होता है, कई बार जो अपन भोजन करते हैं कुछ उल्टी फुल्टी चीजें खा लेते हैं, वो जाकर के इसमें स्टोर होती रहती है, फिर अपने पेट में दर्द होता है, अपन जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर सोनोग्राफी करके बोलता है आपके तो जो है परिशेषिका या अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो ऑपरेशन करके इस परिशेषिका को फिर बाहर निकाल देते हैं। तो इस परिशेषिका का पाचन में कोई विशेष योगदान नहीं है, इसके अंदर जो एक तरीके से कह लो कि भोजन स्टोर हो जाता है, खराब जो चीजें होती है वो जाकर के इसके अंदर स्टोर हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि अच्छी चीजें खानी चाहिए, आपको फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो जो चीजें होती है यहाँ स्टोर होती है, फिर आगे चल के वो आपको तकलीफ देती है। तो ये परिशेषिका होती है जिसको आप क्या बोलते हो, अपेंडिक्स बोलते हो। अपेंडिक्स यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने आपके सामने, अपेंडिक्स। ठीक है, तो ये मुख गुहा से शुरुआत होकर के गुदा द्वार तक ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है जिसमें इतनी सारी चीजें होती है, ये सारा का सारा आपके पाचन तंत्र के भाग है। आमाशय के बाद में किसकी बात आती है, छोटी आंत की बात आती है। छोटी आंत भी मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया, और छोटी आंत के अंदर जो है अग्नाशय जो रस है, अग्नाशय नाम की जो ग्रंथि है, ये क्या करती है, ये अपना अग्नाशय रस मिलाती है, जिसको पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। छोटी आंत के बाद में किसकी बारी आती है, बड़ी आंत की, जिसको बृहदांत्र बोलते हैं। ये बड़ी आंत के बाद में बारी आती है आपकी गुदा द्वार की। गुदा द्वार के माध्यम से भोजन को, या फिर जो अपचित भोजन होता है, जो निष्कासित होता है, मल होता है, अपशिष्ट होता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस क्रम को भी आप लिख करके रख लो, कहीं बार एग्जामिनर आपको क्रम को आगे पीछे कर देगा, ग्रसनी ग्रास नली को आगे पीछे कर देगा, आमाशय छोटी आंत को आगे पीछे कर देगा, है ना, अग्नाशय को और यकृत को आगे पीछे कर देगा। तो आपको ये पूरा का पूरा क्रम याद होना चाहिए कि आमाशय के बाद में बारी आती है यकृत की, यकृत से पित्त रस मिलता है, और वो मिलने के बाद में फिर शुरुआत होती है छोटी आंत की, और उस छोटी आंत के अंदर अग्नाशय ग्रंथि अपना अग्नाशय रस मिलाती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वाला तो पूरा का पूरा आपके आहार नाल के अंदर होती क्या क्या चीजें पूरा क्लियर हो गया होगा। अब अपन बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये भी डायग्राम आपके सेम ही है, वही आपके यकृत, पित्ताशय, बृहदांत्र, मलाशय और गुदा द्वार। ये जो मलाशय है यहाँ पर आपका जो मल है वो स्टोर हो जाता है, बड़ी आंत का ही भाग है ये भी। और बाकी ये लाला ग्रंथियां हैं, जिसको लाला रस भी बोलते हैं। लार ग्रंथियां होती है, दो प्रकार की लार ग्रंथियां भोजन के अंदर मिलती है, भोजन को लसीला भी बनाती है और भोजन का पाचन भी करती है। आगे अपन एक एक चीज और डिस्कस करेंगे। अब देखो, ये सवाल आपसे पूछ लिया, निम्न में से पाचन तंत्र का भाग नहीं है, इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का भाग नहीं होगा, ये आपको बताना है। पहला कह रहा है यकृत, आमाशय, छोटी आंत। मुझे बताओ, यकृत पाचन तंत्र का भाग है क्या? बिल्कुल भाग है। यकृत क्या करता है, पित्त रस का निर्माण करके उसको पित्ताशय में स्टोर कर लेता है। और पित्ताशय क्या काम करता है, पित्त रस क्या काम करता है, पित्त रस भोजन में उपस्थित वसा का पाचन करता है और भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। आप कहोगे गुरुजी भोजन को क्षारीय क्यों बनाना पड़ा? तो क्षारीय इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि भोजन जब आमाशय में आता है ना, तो आमाशय भोजन को अम्लीय बना देता है। अम्लीय क्यों बनाता है आमाशय भोजन को? वो इसलिए भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन किया जा सके। आमाशय जो आपकी तीन चीजें स्त्रावित करता है, एक स्त्रावित करता है श्लेष्मा का, एक करता है HCl जिसको आप जठर रस बोलते हो, और एक वो स्त्रावण करता है एंजाइम का। दो प्रकार के एंजाइम, एक पेप्सिन एंजाइम, दूसरा रेनिन एंजाइम। ये दोनों एंजाइम प्रोटीन का पाचन करने का काम करते हैं। तो आमाशय के अंदर जो पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होते हैं, ये एक्टिवेट हो सके, काम कर सके, उसके लिए जरूरी है कि वहां का मीडियम एसिडिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अम्लीय होना चाहिए। इसलिए ये HCl का भी स्त्रावण करता है आमाशय, जिसको आप जठर रस बोलते हो, और वो HCl भोजन को अम्लीय बना देता है। अब यहां से जब भोजन आगे जाता है तो आगे जो रस मिलेंगे ना, उनके लिए भोजन का क्षारीय होना जरूरी है। इसके लिए यकृत जो पित्त रस का निर्माण करता है, ये पित्ताशय पित्त नली के द्वारा आमाशय से जाते हुए भोजन के अंदर उसको मिला देता है पित्त रस को, और वो पित्त रस भोजन को वापस से क्षारीय बना देता है और भोजन में उपस्थित वसा का पाचन करने का काम करता है। तो यकृत के कितने काम हैं? यकृत के एक ही काम होता है यकृत का पाचन तंत्र के अंदर, तो वो काम ये होता है कि ये पित्त रस का निर्माण करेगा। और जो पित्त रस है उसका क्या काम होता है? उसके दो काम होते हैं, एक वसा का पाचन करना, दूसरा भोजन को क्षारीय बनाना। तो ध्यान रखो कि पित्त रस के क्या काम है? दो काम है। आमाशय का क्या काम है? आमाशय का एक ही काम है, केवल प्रोटीन का पाचन करना, और प्रोटीन का पाचन करने के लिए वो भोजन को अम्लीय बनाता है।
अब आप कहोगे गुरुजी आपने बताया कि आमाशय 3 प्रकार की चीजों का स्त्रावण करता है, कौन कौन सी? एक तो होता है आपके कौन सा HCl, एक होता है श्लेष्मा और एक होता है आपके एंजाइम। आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा किस चीज का क्या काम होता है। तो यहां पर आगे अपन यहां पर आगे तो ये यकृत क्या करता है, ये तो भाग है आपके पाचन तंत्र का, आमाशय भी भाग है और छोटी आंत जिसको आप शुद्धांत्र बोलते हो ये भी भाग है, इसका मतलब ये तो भाग है। दूसरा कह रहा है मुख गुहा ग्रसनी, ग्रसनी भाग है क्या जिसको फिरेंक्स बोलते हैं, बिल्कुल है। ग्रास नली है क्या, बिल्कुल है। आमाशय है क्या, आमाशय भी पाचन तंत्र का भाग है, तो ये भी सही हो गया। अगला कह रहा है जीभ, जीभ पाचन तंत्र का भाग है क्या, बिल्कुल है सर। दांत पाचन तंत्र का भाग है क्या, बिल्कुल है। फिरेंक्स पाचन तंत्र का भाग है क्या, ये भी है। और इसोफेगस, इसोफेगस का मतलब है ग्रास नली, ग्रास नली जो कि ग्रसनी के बाद में आगे का पोर्शन होता है, ये ग्रास नली इसोफेगस ये भी पाचन तंत्र का भाग है, इसका मतलब ये भी हो गया। अगला बोल रहा है आमाशय, तो आमाशय भी पाचन तंत्र का भाग है, मल द्वार भी पाचन तंत्र का भाग है। लेकिन आगे इसने बोला है साथियों क्या, कूपिका, कूपिका जो है ये आपके पाचन तंत्र का भाग नहीं है। कूपिकाएं पाई जाती है आपकी फेफड़ों के अंदर, और ये किसका भाग है, श्वसन तंत्र का भाग है, तो ये आपके पाचन तंत्र का भाग नहीं है। अगला बोल रहा है वृक्क, वृक्क का मतलब होता है साथियों किडनी, वृक्क का मतलब क्या होता है, किडनी। इस प्रकार से लिख दो इसको आप, वृक्क का मतलब होता है किडनी, जिसको आप अंग्रेजी में किडनी बोलते हो, वृक्क बोलते हो या फिर आपके गुदा बोलते हो। ये जो वृक्क है ये क्या करता है, ये उत्सर्जन का काम करता है, तो ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है, यानी कि ये भी पाचन तंत्र का भाग नहीं है। तो फिर इसने बोला भाग नहीं है, कौन सा नहीं है, केवल 4 जो है ये भाग नहीं है। केवल 4 ऑप्शन में किस में दिख रहा है, ये कह रहा है उक्त कथन में से असत्य कथन छांटिए, असत्य कथन छांटिए। अच्छा वैसे इस वाली लाइन का तो महत्व नहीं है, असत्य कथन को आप हटा ही दो, इस लाइन का मतलब ही नहीं है। ये तो कह रहा है कौन सा भाग नहीं है, तो केवल 4 जो है वो आपके पाचन तंत्र का भाग नहीं है, तो केवल 4 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, इसको आप चूज कर लोगे ऑप्शन नंबर सी कि साहब केवल और केवल 4 नंबर जो है ये आपके पाचन तंत्र का भाग नहीं है, क्योंकि इसमें आपने एक उत्सर्जन और एक आपने श्वसन तंत्र की चीजें भी डाल दी है। सारे तंत्र पढ़ेंगे आगे अपन, एक एक चीज आपकी क्लियर करूंगा कौन कौन सी चीज कौन कौन से तंत्र का भाग है, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। चलो यहां से ये सवाल क्लियर हुआ, पाचन तंत्र का भाग नहीं है, ये चीज मैंने यहीं पे आपको समझा दी थी कि पाचन तंत्र का भाग क्या क्या होता है। मुख गुहा के अंदर 3 चीजें होती है, ग्रसनी पाचन तंत्र का भाग है, ग्रास नली भाग है, फिर आमाशय, आमाशय में यकृत आ जाता है। अगर ये पित्ताशय दे देता वो भी पाचन तंत्र का भाग होता है। आमाशय के बाद में छोटी आंत, उसमें अग्नाशय आ जाता है, फिर बड़ी आंत यानी कि बृहदांत्र, फिर गुदाद्वार और मलाशय, ये सारा का सारा आपके पाचन तंत्र का भाग है। आगे बोल रहा है पाचन क्रिया के आमाशय के बारे में विचार करो। इस प्रश्न को पढ़ना बड़ी ध्यान से, पाचन तंत्र का एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बोल रहा है पाचन तंत्र के आमाशय के बारे में विचार करना है कि आमाशय क्या क्या काम करता है। सबसे पहली बात है आमाशय की ऑक्सेंटिक या पेराडल कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण होता है। तो मैंने आपको जो बताया था कि इस प्रकार से आपकी ये ग्रास नली, ग्रास नली के बाद में ये आपका जो आमाशय होता है, ये जो आमाशय होता है, इस आमाशय के अंदर देखो क्या होता है कि यहां से तो यकृत जो है उसके द्वारा, यहां पर नहीं, थोड़ा सा अगर देखें अपन तो यकृत जो है अपने द्वारा क्या करता है, अपने द्वारा आमाशय से जब भोजन निकलता है तो इसके अंदर पित्तरस मिलाता है, और यहां से फिर शुरुआत हो जाती है आपकी छोटी आंत की, और यहां पर आपकी अग्नाशयी ग्रंथि होती है। ठीक है, ये अग्नाशयी ग्रंथि छोटी आंत के अंदर मिलती है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना आपके आमाशय, आमाशय का ये वाला पोर्शन, इस आमाशय के अंदर क्या होता है, इस आमाशय के अंदर साथियों आपके 3 चीजें होती है। एक तो ये आमाशय क्या करता है, HCl का स्त्रावण करता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। एक किसका स्त्रावण करता है, श्लेष्मा का स्त्रावण करता है, और श्लेष्मा के अलावा और किसका स्त्रावण करता है, एंजाइम का स्त्रावण करता है। इसी के बारे में ये पूरा का पूरा सवाल है कि कौन सा कथन जो है आपके सही है या गलत है। ये कह रहा है आमाशय की ऑक्सेंटिक या पेराडल कोशिका, तो आमाशय में जो ऑक्सेंटिक या पेराडल नाम की कोशिका पाई जाती है, इस कोशिका के द्वारा HCl का स्त्रावण किया जाता है। सही बात है क्या, बिल्कुल सही बात है, HCl का स्त्रावण होता है आमाशय के अंदर, आमाशय के अंदर HCl का स्त्रावण होता है, और वो किसके द्वारा होता है, आमाशय में पाई जाने वाली पेराडल कोशिका के द्वारा होता है। अब ये HCl काम क्या करता है, तो HCl का काम क्या होता है, ये अम्ल है, तो ये भोजन को केवल और केवल अम्लीय बनाने का काम करेगा। क्या बनाने का काम करेगा, अम्लीय बनाने का काम करेगा। दूसरी बात कह रहा है आमाशय की पेप्टिक कोशिका, कोशिका का नाम है पेप्टिक कोशिका, इससे पेप्सनी वे रेनिन एंजाइम का स्त्रावण होता है। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, ये 2 प्रकार के एंजाइम का स्त्रावण करता है, जिसमें एक आपके पेप्सिन एंजाइम होता है और एक आपके रेनिन एंजाइम होता है। पेप्सिन और रेनिन दोनों ही एंजाइम का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो भी प्रोटीन का पाचन करता है, और रेनिन एंजाइम जो होता है वो भी प्रोटीन का पाचन करता है। आप कहोगे गुरुजी फिर दोनों में फर्क क्या है, तो ध्यान रखना, दूध में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है जिसको अपन बोलते हैं केसिन प्रोटीन।
कौन सा प्रोटीन? केसिन प्रोटीन। इस केसिन प्रोटीन का पाचन रेनिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। ये जो रेनिन एंजाइम है ये भी प्रोटीन का पाचन करता है और केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। बाकी अन्य प्रकार के प्रोटीन का पाचन आपके पेप्सिन करता है। और प्रोटीन का जब पाचन होता है तो पाचन होकर के एमिनो अम्लों के अंदर बदल जाता है। तो ये आमाशय जो है एंजाइम का भी स्त्रावण करता है, तो दूसरी बात भी सही हो गई। तीसरी बात कह रहा है आमाशय की श्लेष्मिक कोशिका से श्लेष्मा का निर्माण होता है जो आमाशय की दीवारों को HCl से बचाव करता है। ये वाली बात सही है क्या? तो ये वाली बात भी सही है। कैसे सही है? क्योंकि देखो आमाशय का काम क्या है? आमाशय का मेनली काम है प्रोटीन का पाचन करना। आमाशय में केवल एक ही चीज का पाचन होता है, प्रोटीन का। आमाशय ना कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ना वसा का पाचन करता है और ना ही आपके और किसी प्रकार की चीजों का पाचन करता है। आमाशय केवल और केवल प्रोटीन का पाचन करता है। और प्रोटीन का पाचन करने के लिए जो दो एंजाइम ये रिलीज करता है, एक का नाम है केसिन और दूसरे का नाम है पेप्सिन। ये जो है एंजाइम काम कर सके, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम काम कहां पर करते हैं? केवल और केवल अम्लीय माध्यम में काम करते हैं। तो इनका माध्यम अम्लीय बनाने के लिए HCl का भी स्त्रावण करता है। तो HCl क्या करेगा? अम्लीय बना देगा माध्यम को। लेकिन HCl आपको पता है प्रबल अम्लों की श्रेणी के अंदर आता है और इतना प्रबल अम्ल है HCl कि वो आमाशय की अंदर की दीवार को जला सकता है। आपने देखा होगा कई बार आपको एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है तब आपको इनो दिया जाता है जिसको एंटासिड बोलते हैं। वो क्या करता है? HCl को इसको शांत करने का काम करता है, इसको उदासीन करने का काम करता है। तो ये जो HCl है ये आमाशय की दीवार को नुकसान पहुंचाता है। आप कहते हो ना यार पेट में जलन हो रही है, वो जलन क्यों होती है? क्योंकि वो HCl का स्त्रावण हो जाता है। आप भोजन थोड़ा कुछ भी खा लिया या बिल्कुल भूखे पेट हो तो HCl के स्त्रावण की वजह से वो आमाशय के अंदर जलन होने लग जाती है। तो ये HCl के साथ में श्लेष्मा का स्त्रावण करता है। किससे? श्लेष्मिक जो कोशिका होती है उससे। और इस श्लेष्मा का केवल एक ही काम होता है, आमाशय की दीवारों का HCl से रक्षा करना। ठीक है, तो ये दोनों चीजें तो आपके एक तरीके से आप कह लो एक्स्ट्रा के तौर पे इस एंजाइम को काम करवाने के लिए स्रावित हो रही है। HCl स्रावित हुआ ताकि एंजाइम काम कर सके और श्लेष्मा स्रावित हुआ ताकि HCl की वजह से आमाशय की अंदर की दीवारों को नुकसान ना पहुंचे। आई होप ये वाली चीज आपकी पूरी क्लियर होगी। आगे बोल रहा है आमाशय की दीवारों से पित्त रस का निर्माण होता है। अब ये वाली बात तो बच्चा भी बता देगा कि पित्त रस का निर्माण तो भाई साहब यकृत के अंदर होता है, आमाशय की दीवारों में तो पित्त रस का कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये वाला गलत हो गया। इसका मतलब 1, 2 और 3 तो सही है जबकि 4 गलत है। इस सवाल में इसने पूछा निम्न में से असत्य कथन का चयन करो। तो असत्य कथन कौन सा हो गया? केवल 4 हो गया। तो आप चूज कर लोगे ऑप्शन नंबर 4। आजकल सवाल भी आपसे एग्जाम में इसी प्रकार के पूछे जा रहे हैं और मैंने भी इन सवालों को इसी प्रकार से डिजाइन किया है कि मैं एक सवाल के माध्यम से पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। जैसे यहां पर आमाशय का पूरा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आमाशय में एक तो केवल और केवल प्रोटीन का पाचन होता है, अन्य किसी भी प्रकार के पोषक तत्व का पाचन नहीं होता। दूसरी बात, आमाशय 3 चीजें स्रावित करता है, एक HCl है, दूसरा एंजाइम है जिसमें पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होता है। ये दोनों प्रोटीन का पाचन करते हैं। रेनिन केवल और केवल केसिन प्रोटीन का पाचन करता है और जो श्लेष्मा स्रावित होती है वो आमाशय की दीवारों का रक्षा करती है, आमाशय की दीवारों को डिफेंड करती है। किससे? HCl से, ताकि आमाशय की दीवारें जल ना सके। अब यहां से आमाशय क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करके, क्योंकि जब भी भोजन जाता है ना अपना, सबसे पहले लगभग आधे घंटे या 1 घंटे तक आमाशय के अंदर रहता है। और आपने ये बात भी सुनी होगी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। पता है क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि ये जो आमाशय HCl का स्त्रावण करता है ना, उस HCl के स्त्रावण की वजह से ही आपके प्रोटीन का पाचन होना शुरू होता है। और अगर आपने खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लिया तो HCl अम्ल के अंदर क्या होती है? आग होती है। अम्ल जो होता है वो तो क्या करता है? आग क्रिएट करता है ना, अम्ल। तो पानी अगर आप पी लोगे तो उससे HCl शांत हो जाएगा, यानी कि अम्लीय माध्यम जो है वो खत्म हो जाएगा। अम्लीय माध्यम अगर खत्म हो गया तो प्रोटीन का पाचन नहीं हो पाएगा, यानी कि आपका खाना अधूरा पचेगा। और ये जो अधूरा पचा हुआ खाना होता है ये शरीर में जहर का काम करता है। इसलिए कहा जाता है पानी पीने के बाद कम से कम 1 घंटे तक, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। उसका रीजन ये होता है। और पानी जब आप नहीं पियोगे तो आमाशय अपना काम अच्छे तरीके से कर देगा और 1 घंटे तक भोजन आपका आमाशय में ही रहता है, 1 घंटे तक कहीं नहीं जाता है। इसलिए कहते हैं भोजन करने के तुरंत बाद आपको वज्रासन में बैठना चाहिए। वज्रासन में बैठने से आमाशय अच्छे तरीके से काम करता है। भोजन करने के तुरंत बाद आपको चलना नहीं चाहिए, क्योंकि चलने से क्या होता है? चलने से आपकी टांगे काम करेगी, टांगे काम करने की वजह से ऑक्सीजन का फ्लो या ब्लड का फ्लो टांगों में हो जाएगा और आमाशय में, पेट में कम रहेगा। पेट में कम रहने की वजह से भोजन का पाचन अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्लड फ्लो भी तो आवश्यक है ना। तो इस वजह से आपको भोजन करने के तुरंत बाद एक तो पानी नहीं पीना है 1 घंटे तक, और दूसरी बात आपको 15-20 मिनट के लिए वज्रासन में बैठ जाना है और 1 घंटे बाद में ही आपको पानी पीना है।
तो ये आमाशय अपना काम कर देगा और भोजन के अंदर प्रोटीन का पाचन करके उस भोजन को जैसे ही आगे भेजेगा ना, तो ये आमाशय से यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है यकृत, और ये यकृत के अंदर जो पित्ताशय होता है वो पित्ताशय पित्तरस इसके अंदर मिला देगा। अब वो पित्तरस अपना काम शुरू करेगा और वो वसा का पाचन करेगा, और जो भोजन आमाशय के द्वारा अम्लीय बनाया गया था उसको वापस से क्षारीय बनाएगा। कौन? पित्ताशय से आने वाला पित्तरस। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि आमाशय की पेराइल या ऑक्सेंटिक कोशिका से स्त्रवण होने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में असत्य कथन है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में कह रहा है असत्य कथन चुनो। पहला कह रहा है HCl की उपस्थिति में पेप्सिनोजन एंजाइम सक्रिय होकर पेप्सिन में परिवर्तित होता है और पेप्टोन में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि आमाशय के अंदर जो आपके पेप्सिन एंजाइम होता है ना साथियों, वो पहले पेप्सिनोजन एंजाइम के तौर पर एक्टिवेट होता है, फिर मतलब स्रावित होता है, और स्रावित होकर के एक्टिवेट होता है HCl की वजह से। अभी मैंने आपको बताया HCl का क्या काम होता है, इन दोनों एंजाइम को एक्टिवेट करना। इसका मतलब ये वाली बात तो सही है, जो पेप्सिनोजन एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट करके पेप्सिन में, और फिर पेप्सिन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है आपका कौन? HCl अम्ल। दूसरी बात कह रहा है HCl की उपस्थिति में प्रोरेनिन एंजाइम सक्रिय होकर के रेनिन में बदलता है। दो ही तो एंजाइम रिलीज होते हैं, एक आपका पेप्सिन होता है, दूसरा आपका रेनिन होता है। यानी कि एंजाइम रिलीज होता है पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन के तौर पे, ये HCl की उपस्थिति में एक्टिवेट होते हैं और एक्टिवेट होकर के पेप्सिन और रेनिन बन जाते हैं, और फिर ये प्रोटीन का पाचन करने का काम करते हैं। और ये फिर कह रहा है कि पेरा कैसीन में परावर्तित हो जाता है, यानी कि कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये वाली बात भी सही है। अगला कह रहा है HCl आमाशय में उपस्थित भोजन के हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है। ये वाली बात सही है क्या? तो बिल्कुल ये बात भी सही है। भोजन को अम्लीय भी बनाता है, अम्लीय बनाने के साथ में भोजन में जो भी हानिकारक जीवाणु होते हैं वो अम्ल की वजह से मर जाते हैं। आपने देखा होगा कई लोग एसिड फेंक देते हैं। एसिड का मतलब क्या होता है? अम्ल। एसिड फेंकने से आपकी त्वचा जल जाती है, यानी कि एक तरीके से जलाने का काम करता है अम्ल। अब सोचो कितना, HCl तो बहुत ज्यादा प्रबल अम्ल है, अगर HCl के आपने छींटे भी लगा दिए जाए ना आपके ऊपर, तो भी आपकी त्वचा जल जाएगी। तो HCl जो होता है वो जलाने का काम करता है। अब ये जो HCl है साथियों, अब इसमें जो हानिकारक जीवाणु होंगे ना, उन हानिकारक जीवाणुओं को भी ये HCl क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। उससे क्या होगा कि भोजन के अंदर कभी कभार कुछ गलत चीजें भी खा ली जाती, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी चले जाते हैं, तो शरीर समझता है कि यार नादानी कर दी बालक ने, ठीक है इन हानिकारक जीवाणु को हम मार देते हैं, तो वो मारने का काम करता है ये वाली बात भी सही है। अगला कह रहा है HCl भोजन को क्षारीय बनाता है। अब यहाँ पर इसने लोचा कर दिया यार, ये कह रहा है क्षारीय बनाता है। HCl क्षारीय थोड़ी बनाता है यार, HCl तो अम्लीय बनाने का काम करता है, क्षारीय तो आपका पित्त रस बनाने का काम करता है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसने पूछा भी है ये असत्य का चयन करो, ऑप्शन नंबर डी आपका असत्य हो जाएगा, बाकी तीनों बातें सही है। अगला कह रहा है अग्नाशयी रस, जिसको पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। कौन सा रस? अग्नाशयी रस। इस अग्नाशयी रस को क्या बोला जाता है? पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। ये बात ध्यान रखोगे, इसके बारे में सही मिलान करना है। अब ये वाली जो बात है ना, ये वाली बात अपनी पहुंच गई है बिल्कुल आगे। अब इसके बारे में डिस्कस करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूं। यहां पर आओ। यहां पर अपन ने डिस्कस करा मुख गुहा के अंदर पाचन शुरू हो जाता है। किसका पाचन होता है मुख गुहा के अंदर? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कौन करता है इस कार्बोहाइड्रेट का पाचन? मुख गुहा में जो लार ग्रंथियां होती है, वो लार ग्रंथियां एक एंजाइम रिलीज करती है जिसको बोलते हैं टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम बोलते हैं? टाइलिन एंजाइम। ये टाइलिन एंजाइम क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। इसके बाद में दूसरी बारी आती है आपकी ग्रसनी की। ग्रसनी का तो कोई काम नहीं है। ग्रसनी तो देखो ये यहाँ पर इस चित्र के अंदर आपको दिख रहा होगा, जैसे ये देखो, ये जो है ये श्वास नली है दूसरी जो जा रही है, और ये जो है ये आपकी ग्रास नली है जो इधर आ रही है। यानी कि यहाँ पर लगा हुआ होता है आपके, जिसको आप एपिग्लोटिस बोलते हो, वो इस श्वास नली को ग्रास नली से अलग करता है। तो यहां से भोजन आगे आएगा, यहां से लेकर के यहां तक ये जो ग्रास नली है जिसको आप ग्रसिका बोलते हो, ग्रसिका को ही क्या बोलते हो? ग्रास नली बोलते हो। इस ग्रास नली का क्या काम होता है? केवल और केवल इसका काम होता है संकुचन कर करके भोजन को नीचे पहुंचाना। ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। उसके बाद में भोजन आता है आमाशय में, और आमाशय के अंदर किसका पाचन होता है? आमाशय में पाचन होता है प्रोटीन का। इसका पाचन हो जाएगा प्रोटीन का। पेप्सिन और रेनिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन कर देंगे। इसके बाद में ये जो यकृत है आपका, ये यकृत क्या करेगा? पित्ताशय से पित्त रस को इसके अंदर मिलाएगा, और ये जो पित्ताशय से पित्त रस मिलता है साथियों, पित्ताशय क्या करता है? पित्त रस। पित्त रस का निर्माण कौन करता है? पहली बात तो निर्माण तो यकृत करता है पित्त रस का। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, पित्त रस का निर्माण कौन करेगा? निर्माण आपका यकृत करेगा। और ये जो पित्त रस है इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है एक तो वसा का पाचन करना, इसका पाचन वसा का पाचन करना, और दूसरा क्या काम होता है इसका? दूसरा काम होता है भोजन को क्षारीय बनाना। भोजन को क्षारीय बनाना, ये काम होता है आपके पित्त रस का।
अब इस पितरस ने भी अपना काम कर दिया, फिर भोजन आगे आ जाता है छोटी आंत के अंदर, और छोटी आंत के पास में यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये अग्नाशय। ये अग्नाशय क्या करता है, ये अग्नाशय एक अग्नाशयी रस मिलाता है जिसको पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। उस अग्नाशयी रस के अंदर क्या होता है, उसके अंदर 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन एंजाइम जो कि क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। एक होता है एमाइलेज एंजाइम जो कि क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एक होता है उसके अंदर आपके लाइपेज एंजाइम जो कि वसा का पाचन करता है। और एक उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि डीएनए और आरएनए का पाचन करने का काम करते हैं, उनको तोड़ने का काम करते हैं। तो अग्नाशयी रस जो है, पहली बात तो ये छोटी आंत के अंदर आने के बाद मिलता है, और ये मिलेगा अग्नाशयी रस। तो इस अग्नाशयी रस में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं, 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं। वो फिर छोटी आंत के अंदर मिल जाएंगे और छोटी आंत में मिलते ही भोजन का पाचन वो भी शुरू कर देंगे। तो इसने जो बात बोली है ना, देखो एक तो इसमें कौन सा होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, तो इसको मिला दो प्रोटीन से। दूसरा आपके सामने लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है, तो इसको मिला दो वसा से। अगला एमाइलेज एंजाइम, ये स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। स्टार्च को आप कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हो। आप कहोगे गुरुजी स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट कैसे बोल सकते हैं, तो देखो कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है ऐसा अणु जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, और स्टार्च का सूत्र होता है C22H12O11, C22H12O11 है ना। जैसे C6H12O6 वो तो होता है ग्लूकोज का सूत्र, और C22H12O11 ये सही है क्या, आई थिंक सही होना चाहिए। ये एक बार सूत्र देख लेना आप, है ना। तो ये स्टार्च का सूत्र होता है जिसको आप शर्करा भी बोलते हो, जिसको आप कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हो। इसका पाचन कौन करता है, एमाइलेज के एंजाइम करता है। एक आपके न्यूक्लियस एंजाइम होता है जो कि डीएनए और आरएनए को छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करता है। तो इसने बोला है कि अग्नाशयी रस के बारे में सही बात है, सही बात है, यानी कि एक को मिला दो बी से और दो को मिला दो ए से। इसमें तो ए और दे आ रहा, तो ये तो होंगे ही नहीं। एक में बी मिला दो, दो में ए मिला दो, तीन में दे और चार में से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। इसी प्रकार के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये पाचन रस का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका, फिर बता रहा हूं मैं। और ये सारी चीजें मैं आपको एनसीईआरटी से कवर करवा रहा हूं। एनसीईआरटी में बकायदा लिखा हुआ है कि कौन से एंजाइम का क्या काम होता है। अग्नाशयी रस जो होता है उसको पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। ये वाली बात भी स्टार लगा रहा हूं मैं। एक सिंगल लाइन के अंदर भी एग्जामिनर यहां से आपको सवाल पूछ सकता है कि अग्नाशयी रस पूर्ण पाचक रस किसको बोला जाता है, आंतरीय रस को, जिसको सक्कस एंट्रिकस बोलते हैं। आंतरीय रस जो होता है वो छोटी आंत के अंदर स्रावित होता है, जिसको सक्कस एंट्रिकस बोलते हैं। उसके अंदर भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं, लेकिन सारे के सारे अणुओं का पाचन करने के लिए एकमात्र एंजाइम आपका जो रिलीज करती है वो अग्नाशयी रस स्रावित करता है। अगला कह रहा है छोटी आंत में उपस्थित होने वाले आंतरीय रस, आंतरीय रस की बात आ गई वापस, जिसको बोलते हैं सकस एंट्रिकस। क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सकस, सकस एंट्रिकस, एंट्रिकस। ये सकस एंट्रिकस नाम होता है आपके। ये भी पूछ सकता है आंतरीय रस का नाम क्या होता है, आंतरीय रस को बोला जाता है सकस एंट्रिकस। ये बोल रहा है इसके एंजाइमों का सही मिलान करो। अब ये जो सकस एंट्रिकस होता है ना साथियों, ये कौन कौन से एंजाइम रिलीज करता है, तो ये रिलीज करता है एक तो आपके सुक्रेज एंजाइम, एक माल्टेज एंजाइम और एक लेक्टेज एंजाइम। इनके अलावा और भी एंजाइम रिलीज करता है, आगे बात करेंगे, पहले इन तीन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो सुक्रेज एंजाइम है ना, ये सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज का पाचन करता है, और उस सुक्रोज को किस में बदल देता है, सुक्रोज को ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। किस किस में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज का सूत्र भी क्या होता है, C6H12O6, और फ्रक्टोज का सूत्र भी C6H12O6 ही होता है। ये सूत्र दोनों के सेम होते हैं, लेकिन संरचना दोनों की अलग अलग होती है। एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज होता है, और ये सुक्रोज जिसको आप स्टार्च बोलते हो C12H22O11। यहाँ पर जो मैंने आपके सामने लिखा C12H22, ये इस प्रकार से होना चाहिए, C12 होना चाहिए और H22 होना चाहिए, C12H22O11, है ना। तो ये वाला सूत्र होता है आपके स्टार्च का, उसका पाचन करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर बदल देता है किसको, सुक्रेज को। तो इसको तो मिला दो इससे। दूसरा कह रहा है माल्टेज, जो माल्टेज एंजाइम होता है ये माल्टोज का पाचन करता है। भोजन के अंदर जो माल्टोज होता है उस माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज के अंदर तोड़ देता है। तो माल्टेज जो एंजाइम है ये ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों ही प्रकार के ग्लूकोज होंगे, है ना। ग्लूकोज ग्लूकोज में तोड़ देता है इसको। अगली बात, अरे भाई ये क्या हो गया भाई, कभी कभी बोर्ड मजाक कर लेता अपने साथ। ये देखो ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदल दिया माल्टेज को। और जो लेक्टेज होता है ये क्या करता है, ये लेक्टोज का पाचन करता है, और लेक्टोज को पाचित करके ये ग्लूकोज और ग्लेक्टोज के अंदर बदल देता है। मुझे पता है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जब आप पूरी क्लास देखोगे उसके बाद में ये पीडीएफ देखोगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे।
मैंने भी जब पहली बार एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करा था, हालांकि आपको बता दूं मेरे 10th क्लास के अंदर विज्ञान में 100 में से 100 नंबर थे, लेकिन उस समय मैं विज्ञान को रटा करता था। यानी कि मैंने पूरी की पूरी संजीव पासबुक और आपकी एनसीईआरटी की जो पूरी किताब थी उसको रट लिया। बच्चों के मैथ्स में 100 में से 100 आते हैं, मेरे मैथ्स में 92 ही थे, लेकिन साइंस के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे। वो क्यों थे? क्योंकि मैंने रट ली सारी की सारी चीजें और टीचर अच्छे मिल गए, उन्होंने कुछ चीजें समझा भी दी। लेकिन उसके बाद जब मैंने आईआईटी की कोचिंग करी तब मेरे को समझ में आया कि यार रियल में पढ़ाई कैसे करते हैं। और अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तब तो मैं चीजों को और भी डेप्थ में पढ़ता हूं और उन चीजों को पढ़ के एक दूसरे से लिंक करता हूं और उसके बाद में आसान लैंग्वेज के अंदर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो क्यों मुझे तो ये तकलीफ होती है ना कि यार जैसे अभी मैं चीजों को समझ पा रहा हूं, काश मेरे टाइम में इस प्रकार से कोई टीचर मुझे समझा देता तो मुझे इतनी तकलीफ ना होती, सारी चीजें लॉन्ग टाइम मुझे याद रहती। इसी वजह से तो आपके कंपटीशन के अंदर आप उतरते हो तो आपको सारी चीजें वापस पढ़नी पड़ती है, गाइड पढ़नी पड़ती है, वरना कोई गाइड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 10वीं तक की एनसीईआरटी की सारी किताबें अगर जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ी होगी ना, वो हर एक कंपटीशन क्वालिफाई कर सकता है। आपके चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, अनुपात, समानुपात 10वीं तक की मैथ तक अच्छे से सिखा दिया जाता है और साइंस की भी सारी चीजें अच्छे से सिखा दी जाती है। बस बात ये होती है कि वहां पर हमें अच्छे से कोई पढ़ाता नहीं है। तो यहाँ पर जो आपके ये ग्लूकोज और ग्लेक्टोज है, ये लाइपेज जो एंजाइम होता है, ये जो लैक्टेज एंजाइम होता है, ये लैक्टोज को तोड़ करके ग्लूकोज और ग्लेक्टोज में बदल देता है। अब इसको आप मिलाओ, एक को सी से मिलाओ, एक को सी से मिला दिया, 2 को ए से मिला दिया और 3 को बी से मिला दिया, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो गया। अब यहाँ पर देखो, जो ये आंतरीय रस होता है जिसको सकस एंट्रिकस बोलते हैं, ये सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज 3 प्रकार के एंजाइम रिलीज करता है। केवल 3 ही नहीं, आगे और बताऊंगा और भी करता है। सुक्रोज, सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज। ये जो सुक्रेज होता है ये सुक्रेज को तोड़ता है। सुक्रोज देखो, एक तो सुक्रेज है और एक सुक्रोज है। सुक्रेज तो एंजाइम है, जबकि सुक्रोज क्या है? भोजन का एक अवयव है। इस सुक्रोज को तोड़ करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है, और जो माल्टेज एंजाइम है ये माल्टोज को तोड़ता है और ग्लूकोज बनाता है। और आपके लैक्टेज एंजाइम जो है ये लैक्टोज को तोड़ता है और उससे ग्लूकोज और ग्लेक्टोज, देखो ग्लूकोज और ग्लेक्टोज दोनों अलग अलग है, शब्दों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। ग्लूकोज और ग्लेक्टोज बनाता है कौन? लैक्टेज एंजाइम, जो कि किसको तोड़ता है? लैक्टोज को तोड़ता है। और इनका सबका, सुक्रोज का, माल्टोज का, लैक्टोज का, इनका सबका सूत्र सेम ही होता है, लेकिन उनकी संरचनाएं अलग अलग होती है। वो जब अपन कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे उसके अंदर और डीप में पढ़ लेंगे। यहाँ पर केवल इतना सा जान लो कि जो आंतरीय रस होता है ये इन चीजों का पाचन करता है। अब आपके सामने एनसीईआरटी की एक इमेज लगी हुई है जिसमें ये बोल रहा है आंतरीय रस का नाम एवं कार्य। तो आंतरीय रस का नाम तो क्या होता है? सकस एंट्रिकस इसका नाम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सकस एंट्रिकस, जिसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं? एक तो देखो माल्टेज एंजाइम होता है, एक सुक्रेज एंजाइम होता है, एक लैक्टेज एंजाइम होता है। माल्टेज तो माल्टोज पर क्रिया करता है और उसको ग्लूकोज में बदल देता है, यानी कि माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देगा। अब यहां पर मैं आपके सामने शॉर्ट में लिख रहा हूं, जैसे जो माल्टोज होता है, इस माल्टोज को किस में बदल दिया जाता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर। और जो आपका सुक्रेज होता है, सुक्रेज को मैं एस से लिख देता हूं, ये सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को किस में तोड़ता है? सुक्रोज को तोड़ता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर। और जो आपका लैक्टेज एंजाइम होता है वो लैक्टोज को तोड़ता है, किसमें? ग्लूकोज और ग्लेक्टोज, इन दो चीजों के अंदर तोड़ता है। तो इस प्रकार से ये तीनों के तीनों आपस में चीजों को तोड़ रहे हैं। लैक्टेज जो होता है ये दूध शर्करा पर क्रिया करता है। आपको मैं बता दूं, जो लैक्टोज होता है साथियों, वो दूध के अंदर पाई जाने वाली शर्करा होती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। लैक्टेज जो एंजाइम होता है ये क्या करता है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा पर क्रिया करके उसको ग्लूकोज और ग्लेक्टोज में तोड़ता है। ये एनसीईआरटी के अंदर आपके लिखा हुआ है। और इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा आंतरिक रस के अंदर पेप्टिडेज होता है। ये पेप्टिडेज क्या करता है? ये प्रोटीन के पेप्टोन पर क्रिया करके एमिनो अम्ल में बदलता है। यानी कि प्रोटीन का जब हमारे शरीर में पाचन होता है तो प्रोटीन किस में बदलते हैं? एमिनो अम्लों के अंदर बदलते हैं प्रोटीन। और पाचन कौन करता है? ये पेप्टिडेज करता है। वैसे तो प्रोटीन का पाचन आमाशय में ही हो जाता है। आमाशय के बाद में आंतरिक रस से निकलने वाला जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो भी प्रोटीन का पाचन करता है। मैं पीछे आपको सारी चीजें समराइज करके याद भी कराऊंगा। जैसे रेनिन एंजाइम और जो पेप्सिन एंजाइम है ये भी प्रोटीन का पाचन करते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम भी प्रोटीन का पाचन करता है। लेकिन अंतर क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम इस अग्नाशय से निकलता है, जबकि आपके पेप्सिन और रेनिन एंजाइम आमाशय से निकलता है। और आपके जो पेप्टिडेज है ये भी प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन ये कहां से निकलता है? ये आंतरीय इससे आंत के अंदर जो रस होता है उससे निकलता है। अग्नाशयी रस अलग है, आंतरीय रस अलग है। आंतरीय रस छोटी आंत से निकलता है और अग्नाशयी रस अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। तो ये पेप्टिडेज है। एक होता है आपके सामने लाइपेज, वसा पर कार्य करके वसीय पदार्थों को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। कौन? आपके लाइपेज। एक होता है आपके सामने एंट्रोकाइनेज। ये एंट्रोकाइनेज जो होता है ये एंजाइम भी अग्नाशय के अंदर जो चीजें बच जाती है, अपाची चीजें, उनका पाचन करने का काम करता है। इसका मतलब छोटी आंत के अंदर जो आंतर रस होता है, इस आंतर रस जिसको सकस एंट्रिकस बोलते हैं, इसके अंदर भी सभी प्रकार के साथियों क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं, जो कि भोजन के सभी अवयवों का पाचन करने का काम करते हैं। अब यहां पर आपने देखा होगा
कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहे हैं ये तीनों के तीनों, प्रोटीन का पाचन कर रहा है ये, और आपके वसा का पाचन कर रहा है ये। आप कहोगे गुरुजी ये लाइपेज तो आपने हमको बताया था किसमें, अग्नाशयी ग्रंथि से निकलता है। बिल्कुल, अग्नाशयी ग्रंथि से भी निकलता है लाइपेज और आंतरीय रस से भी निकलता है लाइपेज। लाइपेज का काम क्या होता है, वसा का पाचन करना। वसा का पाचन शरीर में कहां कहां पर होता है, एक तो पित्त रस से निकलने वाले, पित्ताशय से निकलने वाले पित्त रस से होता है, दूसरा अग्नाशयी ग्रंथि के अंदर जो आपके लाइपेज एंजाइम निकलता है उससे होता है, और एक छोटी आंत के अंदर जो लाइपेज एंजाइम होता है उसके द्वारा भी वसा का पाचन होता है। तो वसा का पाचन 3 जगह हो गया। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां कहां होता है, मुंह के अंदर भी होता है, आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, ना पित्त रस से होता है। अग्नाशय से निकलने वाला एमाइलेज एंजाइम वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और आंतरीय रस से निकलने वाले माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज एंजाइम भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। तो यहाँ पर चीजें सारी की सारी क्लियर हो गई, आपकी सेपरेट हो गई। ये आपकी एनसीईआरटी की स्लाइड जिसमें ये जो चीजें लिखी हुई थी, यहां से सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अगला सवाल, सही कथन का चयन करो। पहला कह रहा है पित्त रस भोजन को क्षारीय बनाता है, सही बात है क्या, अपन अभी अभी पीछे डिस्कस करके आए हैं। पित्त रस 2 काम करता है, एक तो वसा का पाचन करता है, एक भोजन को क्षारीय बनाता है, तो ये बात तो सही हो गई। दूसरा कह रहा है पित्त रस वसा का पायसीकरण करता है, ये वाली बात सही है क्या। तो पित्त रस जो होता है वो वसा का पाचन करता किस प्रकार से है, जो वसा होती है साथियों उसका पायसीकरण कर देता है। पायसीकरण करने का मतलब होता है छोटे अणुओं में तोड़ना, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना, इसी को इमल्सीकरण या पायसीकरण कहते हैं। और वसा का साथियों पायसीकरण करना, इसी को इमल्सीकरण भी कह सकते हैं। आपको वसा का इमल्सीकरण, आपके साबुनीकरण की प्रक्रिया में इमल्सीकरण होता है ना, यानी कि छोटे छोटे अणुओं में टूट जाती है वसा। तो पित्त रस जो है वसा का पायसीकरण करता है, ये बात सही है क्या, बिल्कुल सही बात है। ये पायसीकरण करके उसको छोटे अणुओं में तोड़ के ही तो पाचन करता है। अगला कह रहा है पित्त रस में बिलरुबिन और बिलवर्डिन नामक पित्त वर्णक पाए जाते हैं। बिल्कुल, बिलरुबिन और बिलवर्डिन ये 2 पित्त वर्णक पाए जाते हैं पित्त रस के अंदर। इनका क्या काम होता है, इनका काम मैं आगे जब आपको अपना प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ाऊंगा उसके अंदर भी बताऊंगा। आपको पता होगा अपने शरीर के अंदर साथियों जो आरबीसी होती है, जिनको अपन रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, वो मरती है 120 दिनों के बाद में। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। अब वो मर करके क्या बनाती है आरबीसी, आरबीसी मरती कहां पर है, पहली बात तो स्प्लीन यानी कि प्लीहा के अंदर मरती है, और मरने पर वो क्या बनाती है, वो मरने पर साथियों बिलरुबिन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो बिलरुबिन होता है ये आ जाता है आपके यकृत के अंदर, और यकृत के अंदर आकर के ये यकृत से फिर भोजन के अंदर स्रावित हो जाता है और वहां पर बाहर निकल जाता है। क्योंकि आरबीसी मरने के बाद में पीली पड़ जाती है, कैसी पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है। एक आपने नाम सुना होगा ग्लूबोलिन प्रोटीन। ये ग्लूबोलिन जो प्रोटीन होता है ये तो आपके शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, जबकि ये बिलरुबिन नामक जो वर्णन होता है साथियों पीला होता है। पीला इसलिए होता है क्योंकि ये पित्त रस में बिलरुबिन व बिलवर्डिन नामक पित्त वर्णक भी पाया जाता है। ये जो पित्त वर्णक होता है ना, ये क्या करता है, ये जो स्प्लीन प्लीहा के अंदर आरबीसी मर जाती है उनको अपने पास बुला लेता है, और अपने पास बुला करके उनको भोजन में मिला देता है ताकि वो शरीर से बाहर निकल सके, क्योंकि मरी हुई आरबीसी शरीर के लिए हानिकारक होती है। अगर ये बाहर नहीं निकलेगी, यानी कि यकृत अगर आपका अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, तो मरी हुई आरबीसी शरीर से बाहर नहीं निकलेगी और आपका शरीर पीला पड़ने लग जाएगा और आपकी बहुत जल्दी डेथ भी हो जाएगी। इस वजह से ये बिलरुबिन और बिलवर्डिन नामक जो पित्त वर्णक है यह भी पित्त रस के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, ये वाली बात भी सही है। अगला कह रहा है पित्त रस पित्ताशय में बनता है। अब देखो ये बोल दिया इसमें, पित्त रस पित्ताशय में नहीं बनता है, फिर कहां बनता है, पित्त रस यकृत में बनता है। यकृत यानी कि लीवर, लीवर के अंदर बनता है पित्त रस, और ये बन करके पित्ताशय के अंदर तो स्टोर होता है। इसका मतलब ये वाली बात गलत हो गई। इसने पूछा है सही कथन का चयन करो, सही कथन कौन से हो गए, 1 2 3 हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी आप चूज कर लोगे। 1 2 और 3 ये तीनों के तीनों क्या हो गए, ये तीनों सही हो गए। याद रखोगे पित्त रस एक तो वसा का पाचन करता है, किस प्रकार से, वसा का इमल्सीकरण करके। दूसरी बात भोजन को क्षारीय बनाता है, और तीसरी बात पित्त रस से बिलरुबिन और बिलवर्डिन नाम का पित्त वर्णक भी क्या होता है, स्रावित होता है। ये भी आपके पाए जाते हैं किसके अंदर, पित्त रस के अंदर। अगला सवाल, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सही बात है क्या। मानव शरीर में यकृत, यकृत जो होता है ये वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या, बिल्कुल निभाता। कैसे, यकृत क्या करता है, पित्त रस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पित्त रस का। ये पित्त रस किसमें स्टोर होता है, पित्ताशय के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छी राइटिंग से लिख देता हूँ यार, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग भी कहोगे यार गुरुजी क्या ऐसे ही लिख रहे हो। देखो ये जो आपका यकृत होता है, ये यकृत क्या करता है, ये यकृत पित्त रस का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है पित्त रस का, और ये पित्त रस जाकर के किस में स्टोर होता है, तो ये स्टोर होता है आपके पित्ताशय के अंदर, और ये पित्ताशय से पित्त नली के द्वारा मिल जाता है भोजन में, और ये पित्ताशय के अंदर स्टोर होकर ये पित्त रस आगे जाकर के क्या करता है, ये वसा का पाचन करता है और भोजन को क्षारीय भी बनाता है। तो वसा का पाचन अल्टीमेटली हो किसके द्वारा रहा है, यकृत के द्वारा ही हो रहा है, तो पहली बात सही हो गई।
दूसरा कह रहा है यकृत से दो महत्वपूर्ण वसापाचक एंजाइम उत्पन्न होते हैं। अब मुझे ये बात बताओ, यकृत किसी भी प्रकार का एंजाइम रिलीज करता है क्या? आप कहोगे गुरुजी नहीं करता है। यकृत के शरीर में दो ही काम होते हैं। एक तो काम होता है पित्त रस का निर्माण करना, दूसरा इसका काम होता है जो आपके NH3 यानी कि अमोनिया होता है, उस अमोनिया को तोड़ करके यूरिया में बदलना। ये दो ही काम होते हैं यकृत के, बाकी और यकृत का कोई रोल नहीं है। तो ये किसी भी प्रकार का एंजाइम रिलीज नहीं करता है, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। ये कह रहा है कि दो महत्वपूर्ण वसापाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है, ये केवल और केवल पित्त रस उत्पन्न करता है, और वो पित्त रस पित्ताशय में स्टोर होकर के जाकर के मिलता है आपके भोजन में और वसा का पाचन करता है। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है क्या? दोनों तो सही नहीं है। ए और आर दोनों सही है? दोनों सही नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए तो सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पर? ओके। अगला है लार ग्रंथियों के बारे में असत्य कथन का चयन करो। लार ग्रंथियों के बारे में क्या करना है? असत्य कथन का चयन करना है। पढ़ो देखिए, सबसे पहला कह रहा है लार ग्रंथियां मुख गुहा में पाई जाती है जो भोजन को चबाने हेतु चिकना बनाती है। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है लार ग्रंथियों में एमाइलेज एंजाइम द्वारा स्टार्च का पाचन होता है। अब मुझे एक बात बताओ, एमाइलेज जो एंजाइम है ये कहां पर स्रावित होता है? आप कहोगे गुरुजी अभी अभी आपने बताया एमाइलेज एंजाइम तो अग्नाशयी रस के अंदर आता है, और उस अग्नाशयी रस में जो एमाइलेज एंजाइम होता है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। फिर ये तो बात गलत हो गई। इसका मतलब ये जो स्टार्च का पाचन करने के लिए एमाइलेज एंजाइम नहीं करती है लार ग्रंथियां, फिर कौन सा एंजाइम? लार ग्रंथियों के द्वारा टाइलिन एंजाइम स्रावित किया जाता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। ये बात याद रखना मेरे प्यारे साथियों, टाइलिन एंजाइम स्रावित किया जाता है लार ग्रंथियों के द्वारा जो कि स्टार्च का पाचन करता है। तो दूसरी बात आपकी क्या हो गई? असत्य हो गई। तीसरा कह रहा है लार में उपस्थित लाइसोजाइम एंजाइम भोजन के हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करते हैं। ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही है। लाइसोजाइम नाम के एंजाइम पाए जाते हैं लार ग्रंथियों के अंदर जो कि भोजन में उपस्थित हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने का काम करते हैं। ये सही बात है। अगला कह रहा है लार ग्रंथियां मुख्यतः दो तरह की होती है। ये भी मैंने आपको बताया, बड़ी और छोटी दो ग्रंथियां होती है। एक प्रकार की ग्रंथियां भोजन को लसीला बनाती हैं, दूसरे प्रकार की ग्रंथियां भोजन का पाचन करने का और उन जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करती है। इसने असत्य पूछा है तो आपके ऑप्शन नंबर बी जो है ये असत्य हो जाएगा। एमाइलेज एंजाइम नहीं, टाइलिन एंजाइम स्रावित करती है लार ग्रंथियां। अगला सवाल, मुंह से आमाशय तक भोजन किसके द्वारा ले जाया जाता है? अभी अभी अपन पीछे डिस्कस करके आए हैं। जैसे ये आपका मुंह है, इस मुंह से लेकर के यहां से ये मुख गुहा होती है। अब यहां पर आपका आगे आकर के होता है कौन? आमाशय। इस प्रकार से आपका आमाशय होता है। तो यहां से मुंह से आमाशय तक भोजन को कौन लेकर के आ रहा है? कौन लेकर के आ रही है? ये आपकी ग्रास नली लेकर के आ रही है। ये पहला कह रहा है इसोफेगस के द्वारा, दूसरा कह रहा है लाला रस, तीसरा कह रहा है एमिलेज एंजाइम, चौथा कह रहा है जीवा के द्वारा। तो जीवा लाती है क्या? जीवा नहीं लाती है। एमिलेज एंजाइम लाता है क्या? नहीं, ये तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाला रस लाता है क्या? नहीं, ये तो भोजन को चिकना बनाता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। फिर कौन लाता है? इसोफेगस। इसोफेगस को क्या बोला जाता है? ग्रास नली बोला जाता है। और ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, मैंने इस क्लास के अंदर पिछले पूछे हुए सवाल जो मुझे अच्छे लगे, जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके, वो भी इन्वॉल्व करे हैं। अब मुझे बताओ इस सवाल का जवाब आप खुद दे सकते या नहीं दे सकते थे? आराम से दे सकते थे, क्योंकि आपने सारी की सारी चीजें पढ़ ली है, अच्छे तरीके से क्लियर कर ली है। अगला सवाल देखो, आमाशय में भोजन के किन घटकों का पाचन होता है? आमाशय में भोजन के किन घटकों का पाचन होता है? प्रोटीन और वसा दोनों का होता है क्या? आप कहोगे गुरुजी आपने तो केवल प्रोटीन का पढ़ाया है। प्रोटीन के पाचन के लिए कितने एंजाइम? दो एंजाइम रिलीज होते हैं आमाशय में। वसा का पाचन होता है क्या? आमाशय में नहीं होता है। वसा का पाचन कहां कहां पर होता है? वसा का पाचन एक तो पित्त रस करता है। कौन करता है? पित्त रस करता है। दूसरा वसा का पाचन कौन करता है? अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस करता है। अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है? लाइपेज एंजाइम। ये जो लाइपेज एंजाइम होता है ये वसा का पाचन करता है। और कौन पाचन करता है? और आंतरीय रस, आंतरीय रस यानी कि छोटी आंत से निकलने वाला जो रस होता है जिसको सकस एंट्रिकस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सकस एंट्रिकस। ये जो सकस एंट्रिकस होता है इसके अंदर भी लाइपेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। जो लाइपेज एंजाइम क्या करता है? वसा का पाचन करता है। और ये जो पित्तरस है, इस पित्तरस के द्वारा साथियों वसा का इमल्सीकरण कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इमल्सीकरण, यानी कि वसा को छोटे छोटे अणुओं के अंदर तोड़ दिया जाता है। ये छोटे अणुओं में तोड़ेगा, आगे जाकर के अग्नाशयी रस जो लाइपेज एंजाइम है और वो आंतरिक रस का लाइपेज एंजाइम उसका पाचन कर देगा। इसका मतलब वसा का पाचन तो आपके नहीं होता है। कहां पर? आमाशय के अंदर। तो ये पहला तो हो गया गलत। दूसरा कह रहा है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है क्या आमाशय? नहीं करता है। फिर कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां कहां पर होता है? अच्छे तरीके से सुन लो। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है मुख गुहा के अंदर। कहां पर? मुख गुहा के अंदर। मुख गुहा में कौन होता है? लार ग्रंथियां होती है जो कि टाइलिन एंजाइम रिलीज करती है।
कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसके बाद दूसरे नंबर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां पर होता है? तो जो आपके साथियों अग्नाशयी रस होता है, इस अग्नाशयी रस के अंदर क्या होता है? इस अग्नाशयी रस के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होता है? नाम होता है एमाइलेज एंजाइम। कौन सा नाम होता है? एमाइलेज एंजाइम। ये एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अच्छा, तीसरा कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां पर होता है? आंतरीय रस के अंदर। आंतरीय जो रस होता है साथियों, जिसको शक्कर एंट्रिकस बोलते हो, इसके अंदर 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक होता है आपका माल्टेज, एक होता है आपका लेक्टेज और एक होता है आपका सुक्रेज। कौन सा? सुक्रेज। ये 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। सुक्रेज तो क्या करता है? सुक्रेज तो जो होता है साथियों, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। माल्टेज क्या करता है? माल्टेज जो होता है ये आपके क्या करता है? माल्टोज को तोड़ता है किसके अंदर? ग्लूकोज और ग्लूकोज के अंदर। और लाइपेज जो होता है ये दूध में पाई जाने वाली शर्करा जिसका नाम होता है लेक्टोज, उस लेक्टोज को ग्लेक्टोज और ग्लूकोज इन दोनों के अंदर तोड़ता है आपका लेक्टेज। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी यहां पर होता है लेकिन आमाशय के अंदर नहीं होता है, तो ये वाला भी गलत हो गया। ये कह रहा है केवल प्रोटीन। बिल्कुल यार, देखो यही तो ऑप्शन चूज करना था अपन को। केवल और केवल प्रोटीन का पाचन करता है आपका आमाशय। किसका पाचन करता है? केवल और केवल प्रोटीन का। और इस प्रोटीन का पाचन करने के लिए आमाशय क्या करता है? आमाशय 2 प्रकार के एंजाइम स्रावित करता है। कौन कौन से? एक तो आपके पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम। और दूसरा आपके रेनिन एंजाइम। ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं? रेनिन एंजाइम जो होता है ये केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। कौन से प्रोटीन का? केसिन प्रोटीन का। आपने देखा भी था कि जो रेनिन एंजाइम होता है, प्रोरेनिन स्रावित होता है उसको HCl रेनिन में बदल देता है, और पेप्सिनोजन स्रावित होता है उसको HCl आपके पेप्सिन में बदल देता है, और ये फिर दोनों एंजाइम प्रोटीन का पाचन करने का काम करते हैं। तो भोजन के मुख्य अवयव 4 ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, और कौन होता है आपके? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। वैसे मुख्य घटक तो ये 3 ही होते हैं। इन तीनों के तीनों घटकों का पाचन, किसका पाचन कहां पर होता है, ये अच्छे तरीके से मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है। तो किन घटकों का पाचन करेगा आमाशय? केवल और केवल प्रोटीन का पाचन करेगा। निम्नलिखित में से आमाशय द्वारा किसका स्त्रवण नहीं होता? यह भी शानदार सवाल है। आमाशय किसका स्त्रवण नहीं करता? प्रोरेनिन का करता है क्या? बिल्कुल करता है। प्रोरेनिन को HCl किस में बदल देता है? आगे जाके रेनिन में। पेप्सिनोजन का करता है क्या? बिल्कुल करता है। पेप्सिनोजन आगे जाके पेप्सिन में बदल जाता है। ट्रिप्सिन का करता है क्या रे? ट्रिप्सिन तो भाई साहब अग्नाशयी रस के द्वारा स्रावित किया जाता है। किसके द्वारा? अग्नाशयी रस के द्वारा। और ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? ट्रिप्सिन का काम भी होता है प्रोटीन का पाचन करना, और प्रोटीन का पाचन करके उसको किस में तोड़ दिया जाता है? एमिनो अम्लों में। ये कह रहा है किसका स्त्रवण नहीं करता? तो ये ट्रिप्सिन का नहीं करता। हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl का भी करता है। इसी HCl को क्या बोला जाता है? जठर रस बोला जाता है। याद रखोगे अच्छे से। इमल्शीकरण संबंधित है। इमल्शीकरण अभी अभी पीछे पढ़ करके आए हैं। पित्तरस जो होता है वो वसा का पाचन करने के लिए वसा का क्या करता है? इमल्शीकरण करता है। लेकिन आगे के ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। अगला कह रहा प्रोटीन का पाचन, इससे तो संबंध ही नहीं है, वसा के पाचन से संबंधित जरूर है। अगला कह रहा है जटिल वसा को घुलनशील व सरल अणुओं में तोड़ने से और कार्बोहाइड्रेट के पाचन से। तो कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन नहीं है। क्यों? क्योंकि इमल्शीकरण का संबंध तो वसा के पाचन से ही है। अब वसा के पाचन को इसको चुने या फिर जटिल वसा को घुलनशील व सरल अणुओं में तोड़ने से ये चुने। पूछा क्या है इसने? पूछा है इमल्सीकरण। इमल्सीकरण का मतलब क्या होता है? मतलब मैंने अभी आपको पीछे बताया, वसा के जो जटिल अणु होते हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को इमल्सीकरण बोला जाता है। और ये प्रक्रिया कहां पर होती है? आपके पित्त रस के द्वारा ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। और पित्त रस फिर क्या करता है? आगे जाकर के वसा का पाचन करता है, यानी कि उसका काम यही होता है वसा के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं के अंदर तोड़ना। तो इमल्सीकरण के लिए सबसे राइट जो आंसर है, सबसे संबंधित या सबसे रिलेटेबल आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। इज इट क्लियर? चलो, आई होप सारी चीजें क्लियर। अगला कह रहा है पूर्ण पाचक रस किसको कहते हैं? अग्नाशयी रस को कहते हैं भाई साहब पूर्ण पाचक रस तो। ठीक है, ध्यान रखना आंतरीय रस भी दिया है यहाँ पर, सकस एंट्रिकस। आंतरीय रस को नहीं कहते हैं, अग्नाशयी रस को ही कहते हैं। अगला है, यह आपके पाचन किसका करेगा? बात ये आंतरीय रस यानी कि सकस एंट्रिकस की कर रहा है, अग्नाशयी रस की नहीं कर रहा है। अग्नाशयी रस में कितने एंजाइम होते हैं? अग्नाशयी रस के अंदर 4 एंजाइम होते हैं। यहाँ पर आंतरीय रस है, इसमें 5 एंजाइम होते हैं। प्रोटीन का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है इसके अंदर? अभी अपन पीछे डिस्कस करके आए हैं, माल्टेज, सुक्रेज और लेक्टेज। इन तीनों का पाचन करने के लिए माल्टोज जो है ये माल्टोज का पाचन माल्टेज एंजाइम करता है, सुक्रोज का एंजाइम सुक्रेज एंजाइम करता है, और लेक्टोज का एंजाइम लेक्टेज एंजाइम करता है। इसका मतलब ये सभी का पाचन करेगा कौन? अग्नाशयी रस। इसी प्रकार से आपसे चीजें पूछी जाती है दोस्तों। तो आंतरिक रस का पाचन किसका पाचन करता है? ये सभी का पाचन करता है। वसा का पाचन करने के लिए भी होता है इसके अंदर लाइपेज एंजाइम। मानव दंत सूत्र है,
वयस्क के अंदर पूछा इसने कि वयस्क व्यक्ति के अंदर मानव दंत सूत्र है। आपको पता होगा मानव के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। चवर्णक, अग्र चवर्णक, कर्तनक, रदनक। इस प्रकार से याद रखो, कर्तनक, रदनक, चवर्णक और अग्र चवर्णक 4 प्रकार के दांत होते हैं। जो कर्तनक दांत होते हैं वो आपके 2 पाए जाते हैं नीचे एक साइड के जबड़े में, उसके बाद में कर्तनक के बाद में एक रत्नक दांत पाया जाता है, उसके बाद में 2 आपके चवर्णक और 3 अग्र चवर्णक दांत पाए जाते हैं। इतने ही दांत ऊपर पाए जाते हैं और इतने ही दांत नीचे पाए जाते हैं। तो 21 23 21 23 ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। कैसे याद करते हैं, आ जाओ एनसीईआरटी के अंदर बता देता हूँ। ये रहा एनसीईआरटी के अंदर, ये जो अपना दांत है ये दांत का निचला जबड़ा है। अब निचले जबड़े के अंदर जो नीचे के 2 दांत होते हैं ना साथियों, इनको बोला जाता है कर्तनक। तो ये 2 दांत है, इस वजह से अपन ने यहाँ से ले लिया 2। ठीक है, जैसे ये नीचे के 2 दांत ये वाले, इन 2 दांतों के बाद में ये वाला जो एक दांत होता है इसको बोला जाता है रदनक। यही वाला एक दांत यहाँ पर भी पाया जाता है, रदनक दांत। देखो एक ये भी है, एक ये भी है। तो एक दांत अपन एक साइड के जबड़े को ले रहे हैं, अभी एक साइड को जबड़े को लेकर के अपन क्या कर रहे हैं, दांतों को याद कर रहे हैं। तो 2 दांत तो कौन से पाए जाते हैं, कर्तनक। एक दांत पाया जाता है रदनक, उसके बाद में 2 दांत पाए जाते हैं अग्र चवर्णक। ये 2 दांत अग्र चवर्णक है, और उसके बाद में 3 दांत पाए जाते हैं आपके कौन से, चवर्णक। ये 3 हो गए चवर्णक। तो ये इसी प्रकार का भाग जो है उधर पाया जाता है, इसी प्रकार का ऊपर वाले जबड़े में भी पाया जाता है। तो 2 1 2 3 ये वयस्क के अंदर होता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपके वयस्क व्यक्तियों के अंदर दंत सूत्र का फॉर्मूला होता है। अब आप कहोगे गुरुजी की कौन सा दांत क्या काम करता है, तो जो कर्तनक दांत होते हैं साथियों, ये ऊपरी जबड़े में कितने दांत होते हैं, कर्तनक 4 कैसे होते हैं कर्तनक, देखो 2 तो ये रहे और 2 ये रहे, तो ये 4 दांत आगे के जो होते हैं इनको कर्तनक बोला जाता है। यही 4 नीचे होते हैं, यही 4 ऊपर होते हैं। तो ऊपरी जबड़ा निचले जबड़े में 4 दांत होते हैं। इस प्रकार से योग एवं विशेषता क्या है कि 8 दांत हो गए टोटल, धारदार दांत होते हैं। इनका दांतों का काम क्या होता है, इनका काम होता है भोजन को काटना। भोजन को काटने का काम होता है कर्तनक दांतों का। कर्तनक के बाद में बारी आती है रदनक की। ऊपरी जबड़े में भी 2 रदनक दांत होते हैं। 2 कौन कौन से, एक ये रहा और एक ये रहा। 2 रदनक दांत ऊपरी जबड़े में, वही 2 रदनक दांत निचले जबड़े में। टोटल 4 नुकीले दांत होते हैं। इनका काम होता है भोजन को चीरना फाड़ना। आपने देखा होगा जैसे जो रूम पे विद्यार्थी रहते हैं वो रिलेट करेंगे, छाछ की थैली लेके आए या फिर दूध की थैली लेके आए, उसको फाड़ने के लिए आप यहाँ से इस प्रकार से फाड़ते हो। यानी कि ये जो रदनक दांत होता है कर्तनक के जस्ट बाद वाला, ये वाला, इस वाले दांत से चीरने फाड़ने का काम किया जाता है। तो ये 2 दांत नीचे होते हैं, इसी प्रकार के 2 दांत ऊपर होते हैं। टोटल 4 दांत होते हैं ये। अगला है अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक 4 दांत ही तो निचले जबड़े में पाए जाते हैं और 4 दांत ही ऊपरले जबड़े में पाए जाते हैं। अग्र चवर्णक में 2 दांत तो ये रहे और 2 दांत ये रहे, यानी कि रदनक के बाद में अग्र चवर्णक की बारी आती है। ये 8 खुरदरे दांत होते हैं और भोजन को चबाना होता है। इनका काम यही चबाना काम होता है चवर्णक का। चवर्णक भी कितने, 6 दांत पाए जाते हैं। 6 कैसे, 3 ये रहे 3 ये रहे, तो 6 दांत ही निचले जबड़े में, 6 दांत ही ऊपरले जबड़े में। टोटल 12 खुरदरे दांत होते हैं जिनका काम होता है भोजन को पचाना। इस प्रकार से 32 दांत पाए जाते हैं टोटल। कहते हैं ना 32 ही तोड़ दूंगा, 32 ही क्यों कहते हैं, 34 ही क्यों नहीं कहते हैं। 32 ही तोड़ने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके मुंह में दांत ही कितने पाए जाते हैं, टोटल 32 दांत पाए जाते हैं, जो इस प्रकार से कर्तनक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक इस सीक्वेंस के अंदर पाए जाते हैं। अगला सवाल, हमारे शरीर का कठोरतम भाग कौन सा होता है। शरीर का कठोरतम भाग होता है आपके साथियों इनेमल। इनेमल जो होता है वो दांतों के ऊपर पाया जाता है। दांत जो होते हैं अपने किसके बने होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस के। तो ये जो दांत होते हैं इन दांतों का सबसे कठोरतम भाग होता है इनेमल, और यही हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। कपाल क्या होती है, खोपड़ी के ऊपर की जो ये हड्डी है मस्तिष्क के ऊपर की, इसको कपाल बोला जाता है। मज्जा, मज्जा होती है अस्थि मज्जा, जिसको बोन मेरो बोलते हैं, वो तो बहुत मुलायम सॉफ्ट होती है। अगला कह रहा अस्थियां, अस्थियां यानी कि बोन्स। बोन्स जो होती है वो भी आपकी कैल्शियम और फास्फोरस की बनी हुई होती है। बोन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आपके इनेमल, यानी कि आपकी हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत होता है आपका दांत। अगला कह रहा है पेट की अम्लता के उपचार में प्रयुक्त प्रति अम्ल नहीं है। पेट की अम्लीयता, अम्लीयता कब होती है, जब पेट में HCl अम्ल बढ़ जाता है। उसके उपचार के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल नहीं है। ये पूछ रहा कौन सा प्रति अम्ल नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, आपके पेट में जब एसिडिटी होती है तो आप क्या करते हो, आप क्षार लेते हो, यानी कि आप इनो लेते हो। इनो के अंदर क्या होता है, इनो में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये जो बातें कह रहा है, देखो एक तो पहला कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब होता है MgOS2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं। तो ये आपके प्रति अम्ल के तौर पे काम लिया जाता है। एंटासिड जिसको बोलते हैं, पिछली क्लास में हमने डिस्कस भी किया था, क्या बोलते हैं इसको, एंटासिड बोलते हैं। एंटी एसिड भी बोल सकते हो या एंटासिड बोल सकते हो। एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला कह रहा है ओमेप्रोजोल। ओमेप्रोजोल जो है ये क्या है, ये एक टेबलेट है। क्या है ये, टेबलेट। ये एक टेबलेट यानी कि एक गोली है। और गोली, इसको आप मारवाड़ी भाषा में, जो बच्चे गांव में रहते हैं उन्होंने ये चीज रिलेट कर पाएंगे। आपके घर में मम्मी पापा कहते हैं नहीं, सुबह सुबह भूखा पेट को मादले ले ले रहे, अगर तारे पेट में काई हो रही है, गैस बन रही है, तो भूखा पेट को मादले ले ले। वो भूखे पेट की जो टेबलेट होती है जिसको मादले आप बोलते हो, वो ये ओमेप्रोजोल ही होती है।
ये ओमेप्रोजोल भी क्या करती है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है, इसलिए इसको भी एंटासिड बोला जाता है। अगला कह रहा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है AlOH3। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी एंटासिड का काम करता है। इसके अलावा एक और होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जिसको आप क्या बोलते हो, खाने का सोडा बोलते हो। ये भी एंटासिड का काम करता है। आप कहोगे पूछा है इसने एंटासिड कौन नहीं है, प्रतिअम्ल कौन नहीं है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो क्षार होता है, जिसको सोरे का अम्ल भी बोला जाता है या धावन सोडा बोला जाता है, ये होता है NaOH। और ये क्या है, ये एक प्रबल क्षार है साथियों, ये प्रबल क्षार है। और जो प्रबल क्षार होते हैं ना, वो प्रबल क्षार प्रबल अम्लों की तरह ही होते हैं। ये प्रबल क्षार अगर आपने ले लिया ना पेट में, जाकर के जला देगा पेट की आपकी अंतड़ियों को, इसलिए ये एंटासिड के तौर पे काम में नहीं आता। ये प्रबल क्षार है इसलिए ये काम में नहीं आता। बाकी सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी क्षार है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार है। ये सारे के सारे भी क्षार है। ये अम्ल को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। लेकिन कभी भी कास्टिक सोडा जो होता है, इसको प्रति अम्ल के तौर पे काम में नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। आगे जाकर के हमारे पाचन तंत्र को ये जला भी सकता है, इसलिए इसको नहीं लिया जाता, ये प्रबल क्षार होता है। चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करके सत्य कथन की पहचान करनी है। आपके सामने 4 कथन दिए हुए हैं। ये अंतिम सवाल है अपने पाचन तंत्र का, जो कि बाकी बचे हुए भी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर देगा। ये इन कथनों पर विचार करना। सबसे पहले कथन के बारे में बोल रहा है शुद्रांत। शुद्रांत का मतलब होता है छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर होती है। बिल्कुल सही बात है, लगभग 7.5 मीटर होती है। 7 से 8 मीटर के बीच में कुछ भी आपको एग्जामिनर दे, आप सही कर सकते हो। यहाँ पे 21 फीट बोल रहा है। 21 फीट से लेकर के 24 फीट के बीच में अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखी हुई हो सकती है, लेकिन लगभग 21 से लेकर 24 फीट के बीच में होती है छोटी आंत की लंबाई। यानी कि आहार नाल के अंदर सबसे बड़ा भाग किसी का होता है, तो वो छोटी आंत का होता है। दूसरी बात बोल रहा है बृहदांत्र, यानी कि जो बड़ी आंत होती है, इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर या लगभग 5 फीट। 5 फीट से मतलब 4.5 फीट से 5.5 फीट के बीच में इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। तो ये वाली बात सही है। अपन अभी पीछे पढ़ के आए ना पाचन तंत्र के अंदर। देखो यहाँ पर मैं वापस एक नया डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने। इससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट आपके 1 बाय 1 पूरे के पूरे क्लियर होते जाएंगे। जैसे अपन जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपकी मुख गुहा है, ठीक है। इस मुख गुहा से आप आगे जाओगे तो इस प्रकार से ये आपकी मुख गुहा है। यहाँ पर मैं और इसको शॉर्ट कर दूं तो यहाँ पर आपकी जो है ये ग्रसनी शुरू हो जाती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ग्रसनी रहती है, और ग्रसनी के बाद में ये आपकी ग्रास नली शुरू होती है, और फिर आपका ये आमाशय होता है, ठीक है। आमाशय, आमाशय के बाद में ये आपकी छोटी आंत, और मैं छोटी आंत के यहाँ पर बड़ी आंत इस प्रकार से बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये इस प्रकार से आपकी बड़ी आंत, यहाँ पे ये गुद्दा द्वार हो गया। अब इसको देखो अलग अलग करते हैं अपन। यहाँ पर होता है आपका यकृत, ठीक है। यकृत के अंदर यहाँ पर पित्ताशय होता है, पित्तरस उससे मिलता है। यहाँ पर होता है आपका अग्नाशय, ठीक है। और ये वाली हो गई इसके अंदर छोटी आंत, और फिर ये बड़ी आंत जो बड़ी बड़ी दिख रही है आपको, ये वाली बड़ी आंत है। तो जो छोटी आंत है इसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है, उससे कम होती है बड़ी आंत की लंबाई। और बड़ी आंत के अंदर क्या होता है, केवल और केवल जल का अवशोषण होता है, और जो खनिज लवण रहते हैं कुछ बच जाते हैं, उनका अवशोषण होता है। अगला कह रहा है ड्यूडेनम, ड्यूजेनम, जेजुनम और इलियम, ये छोटी आंत के भाग है, जबकि कोलन, सीकम और मलाशय ये बड़ी आंत के भाग है। बिल्कुल इसने सही कहा है। ये जो आपकी छोटी आंत है ना, जिसकी शुरुआत यहाँ से हो जाती है, देखो यहाँ से छोटी आंत की शुरुआत हो जाती है, जहाँ से आमाशय खत्म होता है। आमाशय अपना काम खत्म करता है HCl वाला, और प्रोटीन का पाचन कर देता है पेप्सिन और रेनिन एंजाइम से, और जैसे ही भोजन को आगे भेजता है, यहाँ से शुरुआत हो जाती है आपकी छोटी आंत की। अब छोटी आंत की शुरुआत होने के बाद में यहाँ पर पित्ताशय जो है ये अपना पित्तरस मिला देता है, फिर अग्नाशय जो है ये अपना अग्नाशय रस मिला देता है। तो छोटी आंत की शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ से शुरुआत होती है। छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। इस प्रकार से ये जो छोटी आंत है ना, इसको भी मैं 3 पार्ट्स में आपके सामने डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ ध्यान रख लेना, 3 पार्ट्स होता है छोटी आंत के। एक पार्ट ये होता है, दूसरा पार्ट ये होता है, तीसरा पार्ट ये होता है। जो सबसे पहला पार्ट होता है इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। देखो प्रॉपर नाम ड्यूडेनम, ये आपका ड्यूडेनम, ये हो गया आपके छोटी आंत का भाग। ये जो है आमाशय से जुड़ा हुआ होता है ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम के बाद में दूसरे नंबर पर आपके बीच वाला भाग होता है, जिस बीच वाले भाग को बोलते हैं जेजुनम, और फिर लास्ट में होता है आपके इलियम। तो ये वाला जो भाग है छोटी आंत का, इसको बोला जाता है इलियम, और बीच में होता है आपके जेजुनम। अब ये जो इलियम है ये आगे जाकर के बड़ी आंत से जुड़ता है ना, यहाँ पर इस जगह पर ये इलियम बड़ी आंत से जुड़ता है। तो बड़ी आंत का जो भाग होता है स्टार्टिंग का, उसको बोलते हैं कोलन। तो आपके जो छोटी आंत का इलियम है ये किससे जुड़ता है, कोलन से जुड़ता है। और छोटी आंत का जो ड्यूडेनम भाग है ये किससे जुड़ता है, तो ये आमाशय से जुड़ता है, याद रखोगे। कोलन के बाद में सीकम, और सीकम के बाद में ये मलाशय बड़ी आंत का पीछे वाला भाग आ जाता है। तो दूसरी वाली बात भी सही है।
अगला कह रहा है अग्नाशय द्वारा पूर्ण पाचक रस को ड्यूडेनम में मिलाया जाता है। किस में मिलाया जाता है? ड्यूडेनम में मिलाया जाता है। ये जो अग्नाशय है आपका, ये पूर्ण पाचक रस को यहाँ मिलाता है, क्योंकि यहाँ से ड्यूडेनम की शुरुआत हो जाती है। तो पूर्ण पाचक रस किस में मिलता है? ड्यूडेनम में मिलता है, यानी कि अग्नाशय रस छोटी आंत के अंदर मिलता है, और छोटी आंत का कौन सा भाग? ड्यूडेनम होता है, इसके अंदर मिलता है। तो ये वाली बात भी आपकी सही हो गई। अगला ऑप्शन कह रहा है दीर्घरोम या रसांकुर। दीर्घरोम या रसांकुर क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में पाए जाते हैं, जो पचे हुए भोजन से रस अवशोषण हेतु सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, ये जो छोटी आंत होती है, देखो ड्यूडेनम के अंदर अग्नाशय से रस मिलता है, फिर आपका जो जेजुनम होता है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आंतरिक रस स्रावित होता है, और ये फिर जो इलियम वाला पार्ट होता है पीछे का, यहाँ पर भोजन का अवशोषण शुरू हो जाता है, यानी कि सारा का सारा भोजन पच तो गया, अब वो पचा हुआ भोजन हमारे शरीर के अंदर अवशोषित भी होगा। तो अवशोषित करने के लिए जो छोटी आंत का सबसे लास्ट वाला भाग होता है, उसके अंदर होता है अवशोषण का कार्यक्रम शुरू, और अवशोषण का कार्यक्रम करने के लिए छोटी आंत के भाग में दीर्घरोम, जिनको रसांकुर बोला जाता है, ये रसांकुर होते हैं, बिल्कुल अपनी जैसी अंगुलीनुमा संरचना जैसे होता है छोटी आंत के अंदर। ये जो संरचनाएं होती है साथियों, ये सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देती है, यानी कि वहां पर पचा हुआ जो भोजन आता है, उस भोजन से महत्वपूर्ण पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करके जो आपकी कैपिलरीज होती है, उन कैपिलरीज के माध्यम से आपके रक्त के अंदर मिला देती है। रक्त के अंदर रक्त वाहिनियां होती है, दो प्रकार की आपकी धमनियां और सिराएं, आगे अपन पढ़ेंगे। तो उन रक्त वाहिनियों के अंदर कैपिलरीज के माध्यम से दीर्घरोम से अवशोषण कर लिया जाता है पचे हुए भोजन का, और उसको मिला दिया जाता है। तो अगर पूछे कि भोजन का पूरे तरीके से अवशोषण कहां पर होता है? छोटी आंत के अंदर होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत के अंदर केवल और केवल जल के अणुओं का अवशोषण होता है। तो इस वाले सवाल का पूछ रहा है सत्य कथन की पहचान करो। आप ही मुझे बताओ जरा, चारों सत्य ऑप्शन है, तो अपन ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर चूज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बात करते हैं अपने सवालों के बारे में। ये जो सवाल आपको दिख रहे हैं, ये एनसीईआरटी किताब के सवाल है। अब इसमें से दो सवाल तो मैं आपको बताऊंगा, और एक सवाल आपसे पूछूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बड़ा ही मजा आने वाला है। देखो, कई बार क्या होता है, एनसीईआरटी जो किताब होती है साथियों, उस एनसीईआरटी बुक के पीछे जो सवाल दिए हुए होते हैं, एग्जामिनर डायरेक्ट वहीं से सवाल उठा लेता है। इसलिए जो महत्वपूर्ण सवाल मुझे लगे वो मैंने उठाए हैं, ये भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये पूछ रहा है सही विकल्प का चयन करो। वसा का पूर्ण रूप पाचन जिस अंग में होता है वह कौन है? वसा का पाचन यानी कि फेट का पाचन कहां पर होता है? ये कह रहा आमाशय में होता है क्या? अपन को पता है आमाशय में वसा का पाचन नहीं होता है। फिर किसका पाचन होता है? आमाशय में होता है आपके प्रोटीन का पाचन। ये चीज अपन अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन, ये दोनों एंजाइम पेप्सिन और रेनिन एंजाइम में कन्वर्ट होके प्रोटीन का पाचन करते हैं। दूसरी बात कह रहा मुख गुहा। मुख गुहा में मुझे बताओ वसा का पाचन होता है क्या? नहीं होता है। मुख गुहा में किसका पाचन होता है? रेनिन, आपके टाइलिन एंजाइम स्रावित होता है। कौन सा? मुख गुहा में टाइलिन स्रावित होता है, जो कि किसका पाचन करता है? कार्ब्स, कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अगला कह रहा है शुद्रांत्र। शुद्रांत्र का मतलब होता है छोटी आंत। मुझे बताओ छोटी आंत के अंदर वसा का पाचन होता है क्या? आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि अभी अभी अपन ने पीछे देखा, यहाँ से पित्ताशय से जो पित्त रस है वो भी छोटी आंत में मिलता है। ठीक है, अग्नाशयी रस भी छोटी आंत में मिलता है, और फिर आंतरीय रस भी छोटी आंत के अंदर होता है। पित्त रस है, ये भी वसा का पाचन करता है। अग्नाशयी रस के अंदर जो आपके लाइपेज एंजाइम होता है वो भी वसा का पाचन करता है, और छोटी आंत के अंदर जो आंतरीय रस होता है वो आंतरीय रस भी वसा का पाचन करता है। यानी कि वसा का जो पाचन होता है वो केवल और केवल किस में होता है? शुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी चूज करोगे। अगला बृहदांत्र। बृहदांत्र में पाचन किसी का भी नहीं होता। बृहदांत्र में केवल और केवल जल का अवशोषण होता है। इसका अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है बृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत। अगला सवाल देखो, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह कौन सा है? तो ये मैंने आपको बता ही दिया। बृहदांत्र जो है इसके अंदर जल का अवशोषण होता है। आमाशय में भी नहीं होता, ग्रसिका में भी नहीं होता, शुद्रांत्र में भी। ध्यान रखना, ग्रसिका, जिस ग्रसिका को आप ग्रास नली के नाम से जानते हो, ग्रास नली भी इसी को कहते हो, और इसोफेगस के नाम से भी इसी को जानते हो। इसोफेगस, ये जो इसोफेगस होती है भोजन का पाचन करती ही नहीं है। इसमें भोजन के पाचन में इसका कोई रोल नहीं होता। पाचन ये बिल्कुल भी नहीं करती। ये कलर आपको दिखेगा नहीं, दूसरा कलर चूज करते हैं, नीला आ जा भाई। ये जो इसोफेगस होती है ये पाचन नहीं करती है, पाचन नहीं करती। पाचन के अंदर इसका कोई रोल नहीं होता। इसका केवल इतना सा काम होता है, मुख गुहा से ग्रसनी के अंदर जो भोजन आता है उस भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। यानी कि ये मात्र और मात्र एक रास्ता है। इसके अंदर संकुचन की क्रिया होती है, उस संकुचन की क्रिया की वजह से जो है स्वैच्छिक पेशियां इसके अंदर पाई जाती है, उनके माध्यम से भोजन नीचे भेजा जाता है आमाशय में, और इसका कोई काम नहीं होता है। अगला कह रहा है कॉलम 1 में शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथन से करो। अब देखो ये कॉलम 1 है, कॉलम 1 के अंदर दी हुई है एक तो सबसे पहले लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि क्या काम करती है? पित्त रस का स्त्रवण करती है क्या लाला ग्रंथि? नहीं साहब। पित्त रस का स्त्रवण किसके द्वारा किया जाता है? पित्त रस का स्त्रवण आपके यकृत के द्वारा किया जाता है, और पित्ताशय के अंदर वो सेव होता है।
ये कह रहा है बिना पचे हुए भोजन का भंडारण करती है क्या लाला ग्रंथि? नहीं। फिर क्या करती है? लाला रस का स्त्रवण करती है। तो लाला ग्रंथि जो है ये क्या करती है? लाला रस का स्त्रवण करती है, यानी इसको मिला दोगे 3 से। दूसरा कह रहा है आमाशय। आमाशय के अंदर क्या होता है? ये कह रहा है अम्ल का निर्मोचन, जल का अवशोषण, मल त्याग या पाचन का पूरा होना। आपको पता है पाचन पूरा तो आमाशय में होता नहीं है, पूरा पाचन तो छोटी आंत में होता है। फिर अम्ल का जो है निर्मोचन करता है आपका कौन? आमाशय। तो इसको मिला दो 4 से, और लाला रस को मिला दो आप किससे? 3 से। अगला कह रहा है यकृत। यकृत क्या काम करता है? पित्त रस का स्त्रवण करता है, यानी कि पित्त रस स्त्रावित करता है कौन? यकृत। अगला कह रहा है मलाशय। मलाशय का क्या काम होता है? बिना पचे हुए भोजन का भंडारण करना या मल का त्याग करना। तो आपको पता है भोजन का भंडारण जो है वो तो आपकी बड़ी आंत के अंदर होता है बिना पचे हुए भोजन का, लेकिन बाहर त्यागा किससे जाता है? तो मलाशय के द्वारा बाहर त्यागा जाता है। अगला कह रहा है क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत। छोटी आंत क्या होती है साथियों? छोटी आंत जो होती है, ये छोटी आंत भोजन का पूरा पाचन करती है, क्योंकि इसके अंदर जो है अग्नाशयी रस भी इसी के अंदर आता है, और पूर्ण पाचक रस जो अग्नाशयी रस होता है वो भी इसमें आता है, आंतरीय रस भी इसी में आता है, पूरे भोजन का पाचन होता है। बृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत क्या करती है? जल का अवशोषण करती है। और ये जो आपके बिना पचे हुए भोजन का भंडारण आ गया ना, ये आप बृहदांत्र या मलाशय दोनों में से किसी को भी चुन सकते हो। सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर आपको चुनना है तो आप मलाशय चुन सकते हो। मलाशय के अंदर आकर के भोजन एकत्रित हो जाता है और फिर मल द्वार या गुद्दा द्वार के द्वारा भोजन बाहर त्याग दिया जाता है। वैसे भोजन का कुछ जो अणु है वो बृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत के अंदर भी रहते हैं। बड़ी आंत जल का अवशोषण करने का काम करती है, बाकी पूरे के पूरे भोजन का अवशोषण कौन कर लेती है? छोटी आंत कर लेती है। छोटी आंत में ही पाचन होता है पूरा, और छोटी आंत ही भोजन का पूरा अवशोषण करती है, पचे हुए भोजन का, और बिना पचे हुए भोजन को बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। आगे कुछ और सवाल है, देखो ये है कॉलम 1 और कॉलम बी। खाद्य घटक दिया हुआ एक तरफ, दूसरी तरफ पाचन के उत्पाद दिए हुए। कार्बोहाइड्रेट, मुझे ये बात बताओ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होने के बाद वो किस में बदलता है? वो बदलता है गुरुजी शर्करा के अंदर। प्रोटीन का पाचन होकर के किस में बदलते हैं? एमिनो अम्ल में। और वसा का पाचन होकर के किस में बदलते हैं? वसा अम्ल या फिर ग्लिसरॉल के अंदर। अब ये वाला जो 9 नंबर सवाल है इसका जवाब आपको देना है। किस प्रकार से जवाब दोगे? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां पर होता है? ये लिखोगे आप। भोजन को चबाया किसके द्वारा जाता है? जीवाणु नष्ट कहां कहां पर होते हैं? अपन ने पीछे पढ़ा 2 जगह पर जीवाणु नष्ट होते हैं, वो लिखना है दोनों। भोजन का संपूर्ण पाचन किस जगह पर होता है? और मल का निर्माण किस जगह पर होता है? ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। इसको सोचने में आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कि मल का निर्माण कहां पर होता है। एक तो होता है कि मल जो है वो एकत्रित कहां पे होता है, ये कह रहा है मल का निर्माण किस जगह पर होता है। मल का निर्माण का मतलब अपशिष्ट पदार्थ, पचे हुए भोजन का अवशोषण हो गया, उसके बाद में जो फालतू वेस्ट बच गया वो मल होता है। तो मल का फाइनली निर्माण किस जगह पर होता है ये आपको बताना है। और ये 4-5 चीजें हैं, इन 5 चीजों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे देना है। मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये पता चले मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूं आपको कितनी आपके समझ में आ रही है। एक तो कमेंट करके आप ये भी जरूर बताना कि कितना, किस प्रकार से आपको चीजें समझ में आ रही है। और दूसरी बात, मैं जो सवाल आपसे पूछता हूं वो इसीलिए पूछता हूं ताकि अपना 2 वे कम्युनिकेशन हो। एक तो मैं केवल और केवल आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़े जा रहे हो। दूसरी बात, मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ या जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में भी आ रहा है। तो फिर वो कैसे पता चलेगा? मेरे पूछे हुए सवालों का जवाब जब आप आकर के मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे तब मुझे पता चलेगा। तो इसका आपको कुछ नहीं, एक कमेंट लिखना, उसमें 1 नंबर डालना, उसके सामने इसका आंसर लिख देना। 2 नंबर डालना, उसके सामने इसका आंसर लिख देना। इस प्रकार से इन 5 का आंसर लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे आप, ठीक है। और जिस साथी का कमेंट सबसे बढ़िया लगेगा, आप चाहो तो और भी चीजें कुछ बता सकते हो, उसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर लेके भी आएंगे। उन कमेंट के ऊपर भी अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे क्या होता है? 2 वे कम्युनिकेशन होता है, एक इमोशनल बॉन्ड बनता है आपके और मेरे बीच में, जिससे मुझे भी आपको पढ़ाने में और ज्यादा मजा आता है। ऐसा लगता है जैसे कि आप सब लोग सामने ही बैठे हो और आपको सामने बिठा करके ही मैं पढ़ा रहा हूँ। चलो, तो यहां पर जो है आपका पाचन तंत्र होता है पूरा का पूरा कंप्लीट। अब देखो, लगभग 1-1.5 घंटे का टाइम अपन को केवल पाचन तंत्र में लगा। मैं चाहता तो आपको पाचन तंत्र की अलग क्लास देता, श्वसन तंत्र की अलग देता, लेकिन उससे आप लोगों के लिए चीजों को ढूंढना मुश्किल हो जाता। इसलिए मैं सारी की सारे तंत्र आपको एक ही क्लास में करवा रहा हूँ, भले ये क्लास 5 घंटे की 6 घंटे की हो, क्योंकि आपको अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़े। सारे तंत्र एक ही जगह आपके क्लियर हो जाएंगे, और ये गारंटी लिख के देता हूँ। सवाल अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो अपन ने जो चीजें डिस्कस करी है ना, इससे बाहर वो नहीं जा पाएगा। औकात ही नहीं है एग्जामिनर की कि इससे बाहर चल जाए, क्योंकि एनसीईआरटी और आरबीएससी का सारा कंटेंट अपन ने कवर कर लिया। अब कुछ बचा ही नहीं है एनसीईआरटी के अंदर इसके अलावा, जितनी चीजें अपन ने डिस्कस करी इसके अलावा। ये पूछ सकता है वो ड्यूडेनियम, जेजुनम और इलियम, ये छोटी आंत के भाग होते हैं। ये छोटी आंत का स्टार्टिंग का भाग होता है, ये लास्ट का भाग होता है। ये आमाशय से जुड़ता है, ये बड़ी आंत से जुड़ता है। और बड़ी आंत, कोलन, सीकम और मलाशय, ये बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है।
दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, कर्तनक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। 2 1 2 3 ये दांतों का सूत्र हो गया। सारी चीजें अपन ने पढ़ ली। शरीर का कठोर भाग कौन सा होता है? इनेमल होता है। तो इस प्रकार से जो अपना पाचन तंत्र है वो यहाँ पे होता है कंप्लीट।